राधिका टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। प्रथम टेस्ट हो गया, उसके दो सॉल्यूशन हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन आपने देख लिया होगा। इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट का प्रश्न संख्या 1 से 30 तक का सॉल्यूशन है वो करवा दिया विस्तृत रूप से। उसके कमेंट्स भी बहुत अच्छे आए हैं। तो ये देखिए 31 से 60 तक जो प्रश्न है वो हम इस पार्ट में देख सकेंगे। सॉल्यूशन लंबा ही होता है, विश्लेषणात्मक होता है, प्रत्येक विकल्प है उसकी व्याख्या की गई है, क्योंकि जो प्रश्न बनाए वो परीक्षा में आए ये आवश्यक नहीं है, लेकिन उसके दाएं बाएं आने की संभावना बनी रहती है। पहले भी ये टेस्ट सीरीज है वो कबीर टेस्ट सीरीज के नाम से फर्स्ट ग्रेड के लिए थी और वो काफ़ी बेनिफिशियल रही। ऐसे कमेंट्स आप बहुत देख सकते हैं। जिन्होंने केवल टेस्ट सीरीज पढ़ी वो भी सिलेक्शन, उनके भी सिलेक्शन हुए। तो ये तो खैर व्यापार की बात भी है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो नहीं, बल्कि आप है वो सॉल्यूशन देखें, तन्मयता से देखें, फिर उसमें खुद ही जज करें कि मुझे टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए या नहीं चाहिए। टेस्ट सीरीज के लिए जो भी शेड्यूल है वो जीएस हिंदी क्लासेज जो टेलीग्राम है उस पर डाल रखा है। इससे पहले इसका एक वीडियो है वो भी आप देख लें, उसमें सब चीज़ें बताई गई हैं कि 21 टेस्ट हैं, उनमें किस प्रकार से 3 भागों में यानी 3 प्रकार के टेस्टों में बांटा गया है और पाठ्यक्रम को किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए ये ज़रूर है कि पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे अब अगला जो टेस्ट है वो 10 दिन बाद में है और वो आपको 10 दिन में तैयारी करनी है। ये जो टेस्ट अभी हुआ इसमें पूरा आदिकाल है। आदिकाल में थोड़ा बहुत भाग थोड़े इस तरह के अटपटे प्रश्न जो नेट में आए हुए हैं या किसी अन्य परीक्षा में आए हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हुए हैं, तो उनको इंक्लूड करने का हमारे पास एक ऑप्शन और होगा। और वो क्या होगा कि 5 टेस्ट हैं, उसके बाद में एक रिवीजन टेस्ट है, तो उस रिवीजन टेस्ट में उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। उसका सॉल्यूशन इतना विस्तृत नहीं होगा, बल्कि वो आपका खुद का जो है सेल्फ इवेल्युएशन है, यानी स्वयं मूल्यांकन। तो ये सब बातें हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहें तो राधिका टेस्ट सीरीज, और उसमें ये कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए हुए हैं। और ये देखो जीएस हिंदी क्लासेज आपको सब्सक्राइब भी अगर आपने नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करें। उसमें आपको सामान्य हिंदी से संबंधित बहुत सारे वीडियोज मिल सकते हैं। एक जो फर्स्ट ग्रेड में शैक्षिक प्रबंधन है उसके 13 वीडियो हैं, वो अगर आप देख लें तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप बहुत कुछ उससे पाएंगे। वो पिछली बार के हैं, लेकिन अभी तो सिलेबस बदला नहीं है और उसके अकॉर्डिंग वो भी सही है। सिलेबस चेंज होगा तो वो वीडियो चेंज हो जाएंगे, यानी हम नए वीडियोज हैं वो डाल देंगे। तो ये देखो कि इसमें पूरा सिलेबस है वो किस प्रकार से डिजाइन किया गया है, उसमें से प्रश्न किस प्रकार से बनाए गए हैं, विकल्प हैं उनको किस तरह से सुलझाया गया है, ये चीज आपको देखनी है। और आपको बिल्कुल तसल्ली से पूरा वीडियो है वो देखना है। देख करके फिर आपको तय करना है कि क्या ये हमारे सिलेक्शन में सहायक हो सकती है राधिका टेस्ट सीरीज, क्या इसमें से प्रश्न आने की संभावना बन सकती है, क्या इसमें से पहले भी प्रश्न आए हुए हैं। अब पहले वाले में तो आप ये भी कह सकते हो कि आ गए तो आपने इंक्लूड कर लिया। मैंने ऐसा कुछ भी कोई एफर्ट नहीं किया है। हाँ, ये जरूर है कि जो भी प्रश्न पहले आए वो मेरे ध्यान में रहते हैं लगभग, कि ये पेपर में आया हुआ है तो उसके दाएं बाएं है वो भी मैं देख लेता हूं। तो ये सॉल्यूशन आप बहुत तसल्ली से देखें। हाँ, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए देखो एक ऑप्शन है वो तो जीएस हिंदी क्लासेस, यानी ऐप का नाम है वो घनश्याम पारिक सर है। उस ऐप को आप डाउनलोड करें, उसमें फ्री डेमो वीडियोज हैं वो देखें। उसके बाद में जज करें कि आपको ये कोर्स लेना चाहिए या नहीं चाहिए, किसी के कहने पर नहीं। और आप जो है वो कोर्स अगर ले लोगे तो फिर आप में टेस्ट सीरीज में और कोर्स दोनों मिलकर के कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपको अन्य किताबों में ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। तो इसमें जैसे अभी ये आदिकाल का है, इससे अगला टेस्ट है वो भक्ति काल का है। तो भक्ति काल का मेटर कहां से पढ़े, क्योंकि अगर आप 10 किताबें ला रखी हैं, अगर आपने गाइड ला रखी है तो उसमें फालतू मेटर बहुत है। मेटर तो है लेकिन वो फालतू बहुत है और इतना है वो पढ़ा नहीं जा सकता किसी से भी। लिखा तो फिर भी जा सकता है, उसको कंपाइल तो किया जा सकता है, लेकिन उसको पढ़ना और उसको परीक्षा तक याद रखना ये एक बड़ा चैलेंज है। मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, कोई कर सकता होगा, लेकिन इतना याद नहीं रह सकता। और वो है भी फालतू ही बहुत सारे। मैं कह रहा हूं 70% फालतू बातें हैं गाइड में, या मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपको बता रहा हूं कि उसमें से 30% है वो आपको निकालना
आना चाहिए। वो अगर आपको आता है तो गाइड उपयोगी है, वो अगर नहीं आता है तो फिर ये मुश्किल है। तो इसमें देखो राधिका टेस्ट सीरीज है, उसमें सीधा ये है कि 21 टेस्ट हैं, उनका सबका सॉल्यूशन करवाया जाएगा और आपकी भरपूर प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आपको इसके लिए ज्यादा आपका जो भटकाव है वो खत्म हो जाएगा और आप एक सही दिशा में तैयारी कर सकते हैं। बाकी तो खैर देखो ऊपर वाला है, आप अपने इष्ट को याद करके या राधे राधे करके, और इसका नाम भी राधिका टेस्ट सीरीज रखा गया है, शुभ मुहूर्त में इसको लॉन्च किया गया है, वो काम सब तो किए गए हैं। लेकिन फिर भी क्या है कि लक फैक्टर भी काम करता है, तो वो हमारा लक कितना काम करेगा उसके लिए भी मैं नहीं कह सकता। लेकिन फिर भी क्या है कि हमें आस्था तो रखनी चाहिए अपने इष्ट में और उसके अकॉर्डिंग ही हमें तैयारी भी करनी चाहिए। तैयारी करने से पहले आप 2 मिनट है वो अपने इष्ट को भी दें और तैयारी करना शुरू करें, तो वो ज्यादा फलीभूत होती है, उससे कॉन्फिडेंस है वो भी ज्यादा आता है, हमारा कंसंट्रेशन है वो भी बना रहता है, हम अपनी ट्रैक है वो छोड़ते नहीं है। तो ये सब बातें तो खैर आप जानते हो, उपदेश की कोई बात नहीं है। हम अभी जल्द ही जो सॉल्यूशन है वो शुरू करने वाले हैं। ये फर्स्ट टेस्ट का सॉल्यूशन है वो सबको उपलब्ध करवाया गया है यूट्यूब पर, इसलिए कि आप देख लें इनको, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप राधिका टेस्ट सीरीज है वो खरीद सकते हैं। कुछ है वो टेस्ट सीरीज को महंगा बता रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा लेबर है, क्योंकि प्रश्न है वो गाइड या इसमें से कुछ नहीं है, बल्कि खुद प्रश्न है वो बनाए जाते हैं, विकल्प है उनका चयन किया जाता है, इसमें काफी समय लगता है और ये एक बड़ा काम है। मेरे लिए तो बड़ा ही काम है, क्योंकि बड़ा काम क्यों है उसका एक प्रमुख कारण ये है कि मैं इस तरह से इसमें मैटर कलेक्ट करूं कि कोई भी टेस्ट सीरीज को निष्ठा के साथ ले और ईमानदारी से अगर पढ़े तो उसका सिलेक्शन हो जाए, और मैं ये कहूं कि सबसे अच्छा वो सब्जेक्ट में कर सके। सब्जेक्ट में अगर हम अच्छा कर लेंगे तो सिलेक्शन की संभावनाएं वो बढ़ जाती हैं। तो जो भी है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो तो जीएस हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम से आप जुड़ जाएं। जीएस हिंदी क्लासेज ही टेलीग्राम का नाम है, उस पर पीडीएफ है, उसमें पूरा का पूरा है वो इसमें पाठ्यक्रम है वो दिया हुआ है, उसके पार्ट्स किए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ें। अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड हिंदी का सिलेबस लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, और सिलेबस में पहले आप जैसे 10 दिन तक वो वीडियो देखें, उसके बाद में टेस्ट दें, और टेस्ट के 3 अटेम्प्ट्स हैं, 3 बार आप टेस्ट दे सकते हैं, सॉल्यूशन है वो आप कितनी भी बार देख सकते हैं। तो ये तो एक वीडियो की बात आपको बता दी है, इसमें क्या है वो है, लेकिन अभी असली काम है वो अब शुरू हो रहा है। और ये देखिए 30 प्रश्नों का सॉल्यूशन तो हम कर चुके थे, 30 का कर चुके थे, अब आज हम 31 के प्रश्न से ये शुरुआत कर रहे हैं। तो ये देखो 31 का प्रश्न क्या कहता है, आदिकाल है, नाथ साहित्य से संबंधित कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता गोरखनाथ थे। अब यहां थोड़ा सा डाउट है कि जैसे नाथ साहित्य है, एक है नाथ पंथ या संप्रदाय, मान लो आप पंथ शब्द का प्रयोग है वो ज्यादा करते हैं, तो नाथ पंथ है उसके आरंभकर्ता नहीं है बल्कि नाथ साहित्य है, तो नाथ साहित्य के गोरखनाथ ही है। और वो आ जाए तो दोनों है, मत्स्येंद्र नाथ गोरखनाथ के गुरु थे, ये दोनों जाएंगे। मत्स्येंद्र नाथ जिसको कहते हैं वो तद्भव है, और गुरु परंपरा कोई ज्यादा याद नहीं रखनी है, बस गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ हैं, मत्स्येंद्र नाथ के गुरु चरपटिपा है, चरपटिपा इनके गुरु थे। और ये नाथ साहित्य का विकास संत साहित्य के रूप में आगे हुआ, लेकिन इससे पहले वाली अगर हम बात करें तो नाथ साहित्य है वो विकसित हुआ किससे, सिद्ध साहित्य से। ये भी पहले सिद्धि थे, सिद्ध है उनकी संख्या 84 है, जबकि नाथों की संख्या 9 है। ये आपको संख्या भी याद रखनी है, कई बार इजी पेपर होता है उसमें केवल संख्या ही पूछ लेते हैं। तो ये देखिए नाथ साहित्य का विकास संत साहित्य के रूप में आगे हुआ, ये बिल्कुल सही है। इसमें हठ योग की साधना पर बल दिया गया, हठ योग जिसमें 2, ये देखो है का मतलब है सूर्य, है का मतलब सूर्य, और ठे का मतलब है चंद्र। हठ योग की साधना पर बल दिया गया, ये बिल्कुल सही है, और ये पतंजलि से लिया इन्होंने हठ योग। और सांतरस की गौणता, ये उत्तर हो जाएगा, सांतरस की गौणता नहीं है बल्कि इसकी प्रधानता है। सांतरस की क्या है, प्रधानता, और श्रृंगार रस की है गौणता, श्रृंगार गौण है, इसमें श्रृंगार रस है वो गौण है, जबकि सिद्ध साहित्य है उसमें शांत और श्रृंगार दोनों प्रधान है, ये रस को लेकर के दोनों में अंतर हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है।
और इसमें जो नाथ हुए हैं उनके बारे में भर्तृ भी हुए हैं, गोपीचंद भी हुए हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, लोक कथाएं हैं वो प्रचलित प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा देखो एक जो रसायनज्ञ हैं वो भी इसमें हुए हैं, नागार्जुन। नागार्जुन है वो रसायनज्ञ थे, नागार्जुन वो नाथ ही थे। तो नाथों के बारे में इतना हम जान सकते हैं, लेकिन इसके बारे में ज्यादातर एक स्टेटमेंट जो कई परीक्षाओं में पिछली बार भी पूछा गया था कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोक, ये कथन किसका है? तो ये गोरखनाथ का नहीं है, ये तुलसी का कथन है, तुलसी का कथन है। इसमें एक प्रश्न है वो नेट में पूछा गया था, वो ये भी है कि जयसी की पद्मावत है उसमें बालनाथ का टीला है, जो नमक के पहाड़ हैं उनमें है, जो सिद्ध इनसे संबंधित है। तो बालनाथ का टीला जो है वो प्रसिद्ध है और इसका वर्णन हुआ है किसमें? पद्मावत में। पद्मावत में इसका वर्णन, नमक के पहाड़ है उनके बीच में बालनाथ टीला है। बालनाथ टीला, ऐसे प्रश्न बहुत डेप्थ में होते हैं, डेप्थ वाले प्रश्न में ज्यादा गहराई में आपको नहीं जाना है। देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि एक तो होता है 100%, तो 100% की बात मैं नहीं करता, और वो शायद हमारा जो है वो आदर्श है और उसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल से, संभव तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बहुत मुश्किल कार्य है। लेकिन 90% की बात मैं जरूर करूंगा, और 90% में आप बहुत सारा जो पढ़ना है ना उससे बच सकते हैं। आप एक थोड़े से यानी जो सटीक है सामान्य पढ़ाई से भी आप 90% तक पहुंच सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फिर ये देखिए आप कि नाथ पंथ है, इसका मूल भी वज्रयान शाखा ही है। कौन सी? बौद्ध धर्म में जो वज्रयान शाखा जिसके प्रचारक सिद्ध थे, इसका मतलब सिद्धों से ही कौन विकसित हुए? नाथ हुए। बस इतना अंतर है कि सिद्ध है वो क्या थे? सिद्ध है वो भोग परक थे, यानी उनका जो विचार है, उनका जो साहित्य है वो भी भोग परक है, और वो तंत्र साधना में विश्वास करते थे, सिद्धियों में विश्वास करते थे। और उसके बाद में क्या है कि उससे ही उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप, क्योंकि उनका जो मार्ग है वो वाम मार्ग है, तो सिद्ध है वो क्या थे? वाम मार्गी, और ये जो है उसकी प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुए, जिन्होंने आचरण की सुचिता पर, सुचिता मानी पवित्रता, ऐसे भी हम बीच में व्याकरण की बात भी कर लेंगे। देखो ये जो प्रश्न है वो पहले पूछा हुआ है सुचिता, अब सुचिता है उसका विलोम शब्द पूछ लिया, तो लेकिन हमें सुचिता का अर्थ आना चाहिए कि सुचिता का अर्थ है वो क्या है? पवित्रता है, और सुचिता का विलोम असुचिता उन्होंने दिया नहीं, तो ये विलोम क्या हो जाएगा? अपवित्रता, ये विलोम है, और पवित्रता है वो इसका पर्यायवाची है। तो इन्होंने आचरण की सुचिता पर, पवित्रता पर विश्वास जो है वो बल दिया है। और एक दूसरा है इंद्रिय निग्रह की बात इन्होंने की है, इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रियों को कंट्रोल करना, ये इनका प्रमुख था, जो कि सिद्धों में नहीं था। सिद्ध है वो नारी भोग में विश्वास करते थे, जबकि नाथ है उन्होंने नारी को साधना क्षेत्र से बाहर किया। ये बाकी दोनों में समानता भी है, भाषा में भी ले देकर की समानता है। हालांकि नाथों की भाषा है वो थोड़ी सी सुधर गई थी, लेकिन संध्या भाषा का प्रयोग इन्होंने वहीं से सीखा। एक दूसरा है गुरु की महत्ता है वो दोनों में है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और दूसरा है रहस्यवाद है वो भी दोनों में पाया जाता है, और साधनात्मक रहस्यवाद की प्रधानता दोनों में है, यानी ये कुछ है वो समानता भी हम इसमें ले सकते हैं। लेकिन यहां और कौन से प्रश्न आ सकते हैं वो बात हमें यहां करेंगे। तो एक तो देखो इसमें सबसे ज्यादा बार जो प्रश्न आज तक पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ को अवधूत संप्रदाय कहा है, या नाथ संप्रदाय को अवधूत संप्रदाय या योग मार्ग कहा है। अवधूत का प्रयोग ही करते हैं, अवधूत मानी साधु सन्यासी। फिर देखो इनका एक कथन है वो नोट कर लें आप। हाँ, मैं ये बात आपको कहना भूल गया था कि अगर आप टेस्ट सीरीज में पूरा इंटरेस्ट लेते हैं और ये मानते हैं कि इसमें से प्रश्न आ सकते हैं और ये तैयारी के लिए ठीक है, तो आप निश्चित रूप से रजिस्टर में इसको सॉल्यूशन को नोट कर लें। प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, ये मैं बार बार आपको कहता आया हूं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन है वो आप नोट कर लें। इस मार्ग की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन व गृहस्थ के प्रति अनादर है। इनका रूखापन व गृहस्थ के प्रति अनादर है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। तो ये नाथ संप्रदाय है। नाथ संप्रदाय में साहित्य की अगर हम बात करेंगे
तो केवल गोरखनाथ हैं। गोरखनाथ की रचनाओं के बारे में मैं पहले बता चुका हूं कि गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन पीताम्बर दत्त बढ़थवाल ने किया। गोरख बानी में उसको ही गोरख सागर कहते हैं, और उन्होंने ये 14 रचनाएं उनकी बताई। तो गोरखनाथ की जो 4-5 रचनाएं इंपॉर्टेंट है, 14 आपको नहीं याद करनी, बस यही तो एक तरीका है कि 14 में से हम 4 को ही सिलेक्ट करें जो परीक्षा में आ जाए, या दाएं बाएं हमें कोई न कोई हेल्प है वो उससे मिल सकती है। तो ये पूरा का पूरा है वो नाथ साहित्य के बारे में हो गया। बाकी जो कुछ बचेगा, कोई स्टेटमेंट, कोई इस तरह की जो बात है, वो इसमें आपको आगे बता दी जाएगी। आगे जो जैसे रिवीजन पेपर होगा उसमें बता देंगे। अगला प्रश्न देखो आप। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने राजस्व शब्द की उत्पत्ति। अब यहां आपको एक चीज समझनी है, और वो ये समझनी है कि आदिकालीन साहित्य है उसको हम 6 पार्ट्स में, 6 भागों में बांट सकते हैं, जिनमें पहला भाग है वो सिद्ध साहित्य। हिंदी का प्रारंभ भी सिद्धों से ही होता है, और बौद्ध दर्शन का ही प्रभाव सबसे पहले हिंदी साहित्य पर पड़ा, क्योंकि सिद्ध है वो किससे बिलोंग करते हैं? बौद्ध धर्म से बिलोंग करते हैं, वज्रयान शाखा से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने अपना प्रचार है वो पूर्वी क्षेत्र में किया था। श्री पर्वत इनका मुख्य केंद्र रहा था। इनकी भाषा है वो संधा है। ये सब मैंने पहले वाले पार्ट में बता दिया है। तो ये देखो आप, पहला है वो सिद्ध साहित्य, दूसरा है वो नाथ साहित्य मान लो यहां चाहिए आप, उसके बाद में जैन साहित्य। वैसे क्रम में जैन साहित्य पहले आएगा और नाथ साहित्य बाद में आएगा, लेकिन पढ़ने के क्रम में यह आसानी रहती है कि पहले हम क्या लेंगे? पहले हम लेंगे सिद्ध साहित्य, फिर नाथ साहित्य, फिर जैन साहित्य। लेकिन कोई भी है, ये 3 तो ये हो गए। उसके बाद में चौथा है वो राष्ट्र साहित्य है, जिसकी चर्चा अभी हमें कर रहे हैं, और उसके बाद में लौकिक साहित्य है और एक गद्य साहित्य है। इस प्रकार से आदिकालीन हिंदी साहित्य को 6 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो ये देखिए, राष्ट्रों के बारे में प्रश्न आना तय है। और ये भी आप देखेंगे कि फर्स्ट ग्रेड में जो आदिकालीन जो कवि हैं उनकी जो चर्चा की गई है उसमें चंद बरदाई नाम स्पेशल लिखा गया है। तो चंद बरदाई के बारे में सूचना हमें चाहिए। पिछली बार भी कथन है वो चंद बरदाई का ही है, वहां पे ऐसा आइडिया भी लगा सकते हैं, और ये कई बार है वो सही भी तीर लग जाता है, तुक्का लग जाता है। लेकिन तीर तुक्का तो ऐसा होता है कि लग भी जाए और नसीब नहीं हो तो न भी लगे, वो तो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी क्या है कि कॉमन सेंस की बात तो है ही कि कथन है वो ज्यादातर उनके पूछेंगे जो कभी उन्होंने ब्रैकेट में दे रखे हैं। ये आप पहले के पेपर है उनमें देख लो, चाहिए आप, वहां आपको कवियों के कथन की बात कर रहा हूं मैं, रामचंद्र शुक्ल और द्विवेदी इनकी बात नहीं कर रहा हूं। तो ये देखिए आप है अगला प्रश्न। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने राष्ट्र शब्द की व्युत्पत्ति या उत्पत्ति किस शब्द से मानी? तो रसिक से, रासक से, रसायन से, रहस्य से। तो ये रासक से, इन्होंने किससे मानी? रासक से। अब ये सारे आ गए। अगर मान लीजिए प्रश्न पूछ भी ले तो रसिक से नरोत्तम स्वामी ने माना, नरोत्तम स्वामी, इन्होंने रसिक शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी। और दूसरी बात यह भी बताई कि यह राजस्थानी शब्द है जिसका अर्थ है कथा काव्य। रसिक का अर्थ क्या है? कथा काव्य। रासक है उससे 2 और भी मानने वाले हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और राजबली पांडे, इन्होंने भी रासक से मानी। लेकिन मेरी दृष्टि में, प्रश्न पूछने की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है, रसायन से शुक्ल ने मानी, रामचंद्र शुक्ल, ये इंपॉर्टेंट हो गया। शुक्ल ने जो भी माना वो ज्यादातर है भी इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए, तो शुक्ल ने माना। और इन्होंने बताया कि विसल देव रासों में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है, इसलिए, और रासो शब्द की उत्पत्ति है वो रसायन से ही हुई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि रासो से पहले रास है जो जैन साहित्य में प्रचलित था। रास ही वीरस की प्रधानता के कारण रासो बन गया होगा, ये एक अलग बात है, जिसमें हम ये भी कह सकते हैं कि रासो साहित्य वो है जिसमें वीरस की प्रधानता है और जो चारण कवियों द्वारा रचित है, और जिसमें प्रशस्ति भी प्रमुख उसकी विशेषता है, यानी राज प्रशस्ति। ये आगे की बात है। तो शुक्ल ने ऐसा माना। रहस्य से जो है वो श्यामलदान और काशी प्रसाद जायसवाल, इन्होंने किससे माना? रहस्य से माना। तो ये पूरा हो गया। अब 1-2 बात मान लीजिए छूट गई तो वो मैं एक्स्ट्रा बता देता हूं कि गारसादे तोसी ने राजसूय से माना। गारसादे तोसी, इन्होंने राजसूय शब्द से माना, राजसूय, राजसूय शब्द से इन्होंने इसकी रासो शब्द की व्युत्पत्ति
मानी। तो वैसे भी क्या है कि ये उत्पत्ति ना होकर के व्युत्पत्ति शब्द है वो ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि रासो है उससे कैसे कैसे बना, जैसे रासय ए बना, फिर रास बना, फिर रासो बना, तो ऐसे अलग अलग बताया है, उसकी मेरी समझ में आपको जरूरत नहीं है। तो ये 32 प्रश्न अपने हो गए हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न, वीरगाथात्मक ग्रंथ नहीं है। ये प्रश्न तो पूछते ही रहते हैं, क्योंकि रासो ग्रंथ है वो वीरगाथात्मक ही है, लेकिन विसल देव रासो नहीं है। बस यही प्रश्न आता है। खुसरो की पहेलियां ये भी नहीं है, विद्यापति की पदावली ये भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें सभी है, यानी 3 के 3 है, वो वीरगाथात्मक नहीं है। तो कोई सा तो एक पूछ ही लेंगे। विसल देव रासो नहीं है, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। खुसरो की पहेलियां हैं, ये मनोरंजनात्मक और व्यंग्यात्मक है। विद्यापति की पदावली है, ये श्रृंगार और भक्ति से ओतप्रोत है। तो ये तीनों ही इसमें नहीं है। विसल देव रासो है वो श्रृंगारिक रचना है, और खुसरो की पहेलियां वो मनोरंजनात्मक है, विशुद्ध मनोरंजनात्मक है, ऐसा पूछा जा चुका है। और विद्यापति की पदावली है वो मुख्य रूप से तो श्रृंगारिक है ही, लेकिन इसमें भक्ति का भी पुट है। तो ये वीरगाथात्मक ग्रंथ इसमें से नहीं है, ये इसमें बता दिया। वैसे रासो अन्य रासों के साथ देंगे, तो विसल देव रासो है वो आपको ध्यान में रखना है। आगे इसमें प्रश्न आ रहा है 34 देखो आप। पृथ्वीराज को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं, अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान। अब पृथ्वीराज रासो में क्या है कि ये प्रामाणिकता आपके सिलेबस में प्रामाणिकता और पृथ्वीराज वाली ही पूछने की पूरी संभावना है, और पूछते भी हैं। तो इसमें 4 वर्ग बन गए। पहला वर्ग वो बनाया जो पूर्णतः प्रामाणिक मानते हैं, दूसरा वो जो पूर्णतः अप्रामाणिक मानते हैं, तीसरा वर्ग वो हुआ अर्ध प्रामाणिक मानने वाला, चौथा वर्ग है वो नरोत्तम स्वामी का है जो हास्यास्पद माना गया। नरोत्तम स्वामी ने और पृथ्वीराज रासो को प्रबंधात्मक रचना नहीं माना, इन्होंने इसको मुक्तक काव्य माना कि ये एक मुक्तक काव्य, जबकि साफ साफ नजर आ रहा है कि प्रबंधात्मक काव्य है, इसलिए किसी ने भी इसका समर्थन नहीं किया। ये नरोत्तम स्वामी का चौथा वर्ग था। तो इसमें सारी चीजें दी हुई है। देखो मुरारीदान, गौरीशंकर ओझा, रामचंद्र शुक्ल, ये अप्रामाणिक मानने वाले हैं, इनमें भी ज्यादातर इनके बारे में पूछते हैं। और ये देखिए आप गौरीशंकर हीराचंद ओझा नाम है, हीराचंद ओझा, इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि पृथ्वीराज रासो है इसमें यानी भाटों की कोरी कल्पना है, यानी इसमें वर्णित घटनाएं और सम्मत हैं वो भाटों की कल्पना मात्र है, ऐसा इन्होंने कहा है। पहले ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं, लेकिन ये इतने ही नहीं है, 2-3 हैं वो और भी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। तो इसमें देखो एक तो मुंशी देवी प्रसाद, अप्रामाणिक मानने वालों में मुंशी देवी प्रसाद, ये नाम भी आप याद रखोगे। फिर है श्यामलदान, फिर है बुल्लर, डॉक्टर बुल्लर। ये देखिए इनमें देखो जो ये ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, इसमें सबसे पहले डाउट है वो तो श्यामलदान और मुरारीदान ने किया, इन्होंने संशय किया। उसके बाद में बुल्लर है वो कश्मीर गए। एक कश्मीरी जो कवि हैं वो पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे, जयानक, जयानक है वो इनके दरबारी कवि थे, और वहां पर उन्होंने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ देखा और उसकी तिथियों में और इनकी तिथियों में काफी अंतर मिला। हालांकि उस अंतर को पाटने का प्रयास है वो पंड्या ने किया है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि 90 से लेकर के 100 तक का अंतर है वो इनके सम्मत में आ रहा है। तो जो भी है, लेकिन बुल्लर है इसके बारे में प्रश्न आ सकता है। वो ये है कि उन्होंने संदेह किया, बुल्लर ने उसके आधार पर, यानी जो जयानक का ग्रंथ था पृथ्वीराज विजय, उसको आधार बना करके और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को इन्होंने लिख करके भेज दिया और उस पर रोक लगवाई। 1875 ईस्वी में पत्र लिख करके रोक लगवाई। तो प्रश्न अगर यह आता है कि सबसे पहले इस पर रोक किसने लगवाई,
यही प्रश्न ज्यादातर पूछते हैं, तो डॉक्टर बुल्लर ने। और संदेह जो किया था वो श्यामलदान और मुरारीदान ने किया था, ये इन्होंने पहले संदेह किया। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। और फिर अगला देखो आप, ये तो नए मानने वालों में हो गए। और इसमें अगर हम देखेंगे तो रामचंद्र शुक्ल इन्होंने तो पूरी तरह से जाली ग्रंथ ही बताया है। किसको? पृथ्वीराज रासो को। और एक तरफ है वो पृथ्वीराज रासो को वो 12 जो ग्रंथ हैं जिनके आधार पर वीरगाथा काल नाम दिया है उसमें शामिल करते हैं। तो यही प्रश्न है वो ज्यादा पूछने की संभावना रहती है। फिर देखो श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, ये प्रामाणिक मानने वाले। प्रामाणिक, यहां प्रामाणिक का मतलब है कि नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा जो बृहद संस्करण निकाला गया था वो बिल्कुल सही है और बिल्कुल प्रामाणिक है, ये मानने वाले हैं वो ये हैं। तो प्रामाणिक मानने वाले ये हो गए। इसमें देखो मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि श्यामलदान है इन्होंने इसको नकली या जाली सिद्ध करने के लिए पृथ्वीराज रासो को एक ग्रंथ लिखा था, उसका क्या नाम था? पृथ्वीराज चरित्र। पृथ्वीराज चरित्र था, पृथ्वीराज चरित्र। पृथ्वीराज चरित्र है वो किसने लिखा था? पृथ्वीराज चरित्र श्यामलदान ने। फिर इसके बचाव में, यानी इसके बचाव में मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने भी एक ग्रंथ उसकी रक्षा के लिए लिखा, और जिसका नाम इन्होंने रासो संरक्षा दिया। रासो संरक्षा, रासो संरक्षा, इसीलिए इनको संरक्षक भी बताते हैं रासो का। रासो संरक्षक। विदेशी संरक्षक है वो कर्नल टोड है, ये आपको याद रखना है। मिश्र बंधु शामिल रहेंगे। अब इसमें देखो श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिश्र बंधु, लेकिन रामचंद्र शुक्ल है वो तो पहले ही आ गए, ये अप्रामाणिक पे रहेंगे। और ये क्या है? प्रामाणिक। तो इसमें रामचंद्र शुक्ल वो नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल तो पहले आ गई, तो ये इसमें विकल्प में ये नहीं है, ये प्रामाणिक है। प्रामाणिक वाले ये यहां 3 तो ये हो गए। लेकिन ज्यादातर प्रश्न वो श्याम सुंदर दास पर पूछा जाता है कि श्याम सुंदर दास हैं वो भी प्रामाणिक मानने वाले हैं। कर्नल टोड है वो भी प्रामाणिक मानने वाले हैं। कर्नल टोड और ताशी भी है, ताशी ने भी इसको प्रामाणिक माना। प्रामाणिक में देखो कर्नल टोड। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले पृथ्वीराज रासो है उसकी खोज भी कर्नल टोड ने की थी। कर्नल टोड ने इसकी खोज की और अपने ग्रंथ में इसके बारे में लिखा। तो कर्नल टोड है वो इसके सौंदर्य पर इतने रीझ गए थे कि इन्होंने 30,000 पदों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है। ये विदेशी संरक्षक के रूप में सामने आए। तो ये कौन से हो गए? जो प्रामाणिक मानने वाले, पूर्णतः प्रामाणिक मानते हैं। इसके बाद में देखो आगे आप देख रहे हो, आगे इसमें ये अर्ध प्रामाणिक, ये क्या है? अर्ध प्रामाणिक। अर्ध प्रामाणिक मानने वाले मुनिजिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, ये अर्ध प्रामाणिक मानने वाले कि मूल रूप से रासो लिखा गया लेकिन आज उसका मूल रूप है वो सुरक्षित नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि जो सुख की संवाद के रूप में लिखा गया है वो मूल है, और बाद में जोड़ा गया है वो प्रक्षेप, यानी वो प्रक्षिप्तांश है। जो अंश बाद में जोड़ा जाता है उसको प्रक्षेपक कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि ये प्रक्षिप्त अंश हैं वो बाद में जोड़े गए हैं। तो कहने का मतलब है कि बिल्कुल ये जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है वो चंदवरदाई द्वारा रचा गया और मूल रूप से ये सही था, लेकिन बाद में जो है वो इसमें कुछ से जो है वो जोड़ा गया है, इसलिए इसका मूल रूप है वो अब वास्तविक रूप में नहीं रहा, ये इन्होंने बताया था। तो ये सारा है, सुख की संवाद वाला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। यानी चंद ने इसको लिखा था लेकिन मूल रूप उपलब्ध नहीं है, ये इनका मानना है, और ऐसा मानने वाले हैं वो अर्ध प्रामाणिक हो गए। फिर नरोत्तम स्वामी है, इनका जो बताई दिया मैंने कि इन्होंने मुक्तक के रूप में माना। ऐसे कौन से विद्वान हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को मुक्तक माना है? तो वो नरोत्तम स्वामी है, और इसका
कोई किसी ने भी समर्थन नहीं किया। फिर देखो डॉक्टर दशरथ शर्मा, ये प्रामाणिक और अर्ध प्रामाणिक मानने वाले हैं। डॉक्टर नगेंद्र हैं वो प्रामाणिक मानने वाले हैं। तो ये सारे जो हैं वो हमें प्रामाणिक में ले सकते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा है, ये अर्ध प्रामाणिक में 1 नंबर उत्तर होगा और प्रामाणिक 2 नंबर उत्तर होगा। यानी वहां आपको विकल्प देखने पड़ेंगे। ये देखो झंझट है हिंदी में, ठीक है ना। तो अगर यह आ जाए कि अर्ध प्रामाणिक मानने वाले और दे रखे हैं, तो आपको दशरथ शर्मा को सबसे पहले क्या मानना है, अर्ध प्रामाणिक, और फिर अप्रामाणिक तो मानने वाले हैं ही नहीं। डॉक्टर नगेंद्र हैं, ये प्रामाणिक मानने वाले हैं। डॉक्टर नगेंद्र की बात हम विस्तृत रूप से भी आगे करेंगे। तो ये चीज है वो आपको ध्यान में रखना है। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है वो एक बात है, वो यहां पर आप लिख लो। एक दो डॉक्टर नगेंद्र की और एक दशरथ शर्मा की, ये कई बार है वो पूछ लेते हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र में देखो, आदिकाल की श्रेष्ठ कृति माना। डॉक्टर नगेंद्र ने पृथ्वीराज रासो को आदिकाल की श्रेष्ठ कृति माना। इसमें 2 नाम और भी जोड़ सकते हैं हम, अगरचंद नाहटा और मोतीलाल मेनारिया। अगरचंद नाहटा और मोतीलाल मेनारिया ये भी प्रामाणिक मानने वाले हैं। दशरथ शर्मा है, ये अर्ध प्रामाणिक एक रूप में क्यों माने जाते हैं? सबसे पहले इसका कारण देख लो आप कि राजशोक का मूल रूप प्रक्षेपों में सुरक्षित है। प्रक्षेपों में सुरक्षित है। ये आगे हमें इसके जो संस्करण लेंगे ने, तो जो लघुतम संस्करण है, सबसे छोटा संस्करण है, उसको ये मूल मानते हैं। ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। एक प्रश्न यहां और ही पूछ लेते हैं कि आनंद संवत का विकास किसने किया? आनंद संवत। तो आनंद संवत का विकास है वो पंड्या ने किया था, यानी मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, इन्होंने आनंद संवत है वो रासो को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए ये कि 90-91 वर्ष का जो अंतर है वो एक अलग संवत थी, उसके अनुसार वो तारीख और डेट है। तो ऐसा इन्होंने कहा था। ये इसके बारे में हो गया। प्रामाणिक और अप्रामाणिक में आप ये ध्यान रख सकते हैं। फिर पृथ्वीराज रासो इंपॉर्टेंट है और इनके राइटर भी इंपॉर्टेंट है इसके। तो पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण में अध्यायों का नाम सम्यो या समय है? यह भी सीधा प्रश्न पूछा हुआ है। तो ये वृहद संस्करण में, ये वृहद संस्करण है, इसमें है और पहला इसका उत्तर होगा। और इसके ये 4 हैं वो रूपांतरण इसमें दे दिए, क्योंकि प्रश्न है वो तो किसी भी रूपांतरण पर है वो पूछा जा सकता है। तो वृहद संस्करण है, इसमें आप लिख लो 1905 में नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित। 1905 में नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा ये प्रकाशित हुआ। इसकी प्रति है वो उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित। और इसमें देखो 16,306 छंद है और ये 2,500 पृष्ठों का ग्रंथ है, ऐसा शुक्ल ने लिखा है। ये 2,500 पृष्ठ वाला है, वो पहले प्रश्न पूछा जा चुका, यानी काफी बड़ा है और ये बृहद संस्करण है। इसके बाद में देखो मध्य रूपांतरण, इसमें 7,000 छंद है। 7,000 छंद मध्यम रूपांतरण में या मध्यम संस्करण मान लो आपसे। और इसमें जो जिस प्रकार से वृहद संस्करण में सर्ग है उसको सम्यो कहा गया है, वैसे ही जो मध्यम संस्करण है इसमें प्रस्ताव कहा गया है। इसमें सर्ग को क्या कहा गया है? प्रस्ताव। सर्ग खंड ये मान लो आप, इसको प्रस्ताव कहा गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसकी प्रति वो बीकानेर और अबोहर में सुरक्षित है। फिर देखो लघु संस्करण है, इसमें 3500 छंद है, 7,000 से आधे, ये 3500 छंद है लघु संस्करण में। और इसमें 19 खंड है, यानी इसमें सर्ग को खंड कहा गया है और ये बीकानेर में इसकी प्रति है 19 खंड, बीकानेर में प्रति है वो सुरक्षित है। फिर है लघुतम रूपांतरण। लघुतम रूपांतरण यानी सबसे छोटा रूपांतरण है। तो सबसे छोटा रूपांतरण है, इसमें 1300 छंद है केवल, और इसमें कोई भी सर्ग वगैरह कुछ नहीं है, कोई अध्याय नहीं है। ये 1300 छंद है, इसमें केवल 1300 छंद। और दशरथ शर्मा इसको ही मूल रसो मानते, अध्याय इसमें नहीं है। तो ये संस्करणों के बारे में भी
बात हो गई। फिर अगला प्रश्न देखो, असत्य कथन है, यह पृथ्वीराज राजसो, यानी यह का मतलब पृथ्वीराज राजसो एक राजनीतिक महाकाव्य है, ऐसा बच्चन सिंह ने कहा है। यह बिल्कुल सही बात है। यह ग्रंथ पृथ्वीराज राजसो न तो भाषा के, न इतिहास के और न ही साहित्य के जिज्ञासुओं के काम का है। शुक्ल ने कहा है, यह बिल्कुल सही है। इस संबंध में इसके अतिरिक्त तो और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ जाली है। पहले मैंने आपको बता दिया, यह डॉक्टर दशरथ शर्मा का नहीं है, रामचंद्र शुक्ल का है। यह कथन क्या है? रामचंद्र शुक्ल का। इसलिए तीसरा उत्तर हो जाएगा। चौथा है, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को ही कहा जा सकता है, ऐसा मिस्र बंधुओं ने माना। और मिस्र बंधुओं ने ही चंद्रवरदाई को पहला कवि भी माना, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला महाकवि माना। ठीक है, और पृथ्वीराज राजसो को प्रथम महाकाव्य माना था। तो ये आपको याद रखना है। अब एक यहां पर और लिख लो कि ये बच्चन सिंह है, ये इनको राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी मानते हैं। राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसको? पृथ्वीराज राजसो को। कि पृथ्वीराज राजसो राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। महाकाव्यात्मक त्रासदी, ट्रेजेडी, ऐसा भी किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। ठीक है, इसके बारे में एक और भी अनोखा प्रश्न, थोड़ा सा इस बार डेप्थ में जाना पड़ेगा, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर वाला पेपर देख के और करके, तो वो भी अपने पहले से तैयार रखें, क्योंकि भी समय भी है तो हम आसानी से उनको तैयार कर सकते हैं। परीक्षा के नजदीक है वो कुछ बार और होती है। तो ये देखिए आप कि इनके वंशज है वो नागौर में रहते हैं। वैसे अभी चंद्रवरदाई का परिचय उसमें बताएंगे भी। तो वंशज है वो, एक वंशज है नानूराम भाट, वो कहते हैं कि असली प्रति वो मेरे पास ही है। और वो एक बात और बताते हैं, और वो बताते हैं उसके आधार पर भी कभी नेट वगैरह में ऐसे प्रश्न पूछा हुआ है कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसको अकबर ने पढ़ा था। तो ये देखिए आप, अकबर ने भी इस ग्रंथ को पढ़ा नहीं बल्कि सुना था। पढ़ेंगे थोड़ी राजा, तो इस ग्रंथ को सुना था, यानी पृथ्वीराज राजसो को अकबर ने सुना था, ऐसा नानूराम भाट बताते हैं। अब भी बताते हैं कि चंद के जो वंशज हैं वो नागौर में रहते हैं। ये जीके आदि में भी प्रश्न पूछा गया था। और फिर देखो एक चीज और इसमें आपको ध्यान रखनी है कि आखिर पृथ्वीराज राजसो में कहां से कहां तक का वर्णन है। तो वो आप लिख सकते हैं कि पृथ्वीराज राजसो में आबू में जो इन्होंने यज्ञ किया था ना, कि 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति बताई है उससे, कुंड से, और पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का विवरण इसमें है। यानी आबू का जो यज्ञ है जहां से और क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, 4 क्षत्रिय कुल उत्पन्न हुए, वहां से लेकर के पृथ्वीराज के गिरफ्तार होने तक, यानी पकड़े जाने तक का वर्णन है वो इसमें पाया जाता है। तो ये और 36 यानी 36वां प्रश्न है वो हमने पूरा किया। अगला प्रश्न देखिए, अभी पूरी जानकारी जो है वो इसमें हो जाएगी आपको पृथ्वीराज राजसो के बारे में। पृथ्वीराज राजसो के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? डॉक्टर बुल्लर ने 1875 में पृथ्वीराज राजसो को अप्रामाणिक घोषित किया या करवाया, ये हमने पहले भी ले लिया, तो ये तो सही बात है। पृथ्वीराज राजसो को जल्लहड़ ने पूरा किया, ये भी सही है। यानी इसके उत्तरार्ध भाग को ऐसा कहते हैं कि 10 समयों है अंत वाले, वो किसने लिखे? जल्लहड़ ने। पृथ्वीराज राजसो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया, ये भी सही है। नगेंद्र भी ऐसा ही कहते हैं कि 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। पृथ्वीराज राजसो की भाषा डिंगल है, यहां हमें ये उत्तर करना पड़ेगा। हालांकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसकी भाषा को डिंगल माना है, लेकिन ज्यादातर ने पिंगली माना है। उसमें शुक्ल भी है और डॉक्टर नगेंद्र भी है कि ये जो है ना वो राजस्थानी मिश्रित पिंगल है। तो यहां इसको हमें उत्तर मानना पड़ेगा, पिंगल ही इसकी भाषा है। पढ़ने से भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन डॉक्टर रामकुमार वर्मा है वो इसको क्या मानते हैं? डिंगल मानते हैं। उनके नाम से अगर आ जाए तो आपको ये डिंगल ध्यान रखना है, क्योंकि ये 2 शैली है, पिंगल शैली और डिंगल शैली। तो ये पिंगल शैली में राजस्थानी बोलियों का मिश्रण है। पिंगल शैली में राजस्थानी बोलियों का मिश्रण, ये इसकी सही भाषा है। और फिर इसमें देखो आप, ये जलन वाला है वो हम सब जानते ही हैं कि
पुस्तक जलन हद्दे चली गजन नृप काज। ये आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। कई बार ये पूछ लेते हैं कि ये पंक्ति किसकी है, तो ये जलन की नहीं है। जलन ने आगे एक ग्रंथ और भी लिखा था ना, बुद्धि रासो। बुद्धि रास नहीं, वो तो वो बुद्धि रास है, वो किसकी रचना है? बुद्धि रास है वो उसी की रचना है जो भरतेश्वर बाहुबली रास जिसकी रचना है। ये तो एक ही बात है। बुद्धि रास ये तीनों ग्रंथ है वो मैंने आपको लिखवाए थे। तो शालिभद्र सूरी की रचना है। बुद्धि रास है वो तो शालिभद्र सूरी की रचना। और ये किसकी है? बुद्धि रास है वो जल्लन की है। जल्लन है वो पृथ्वीराज का बेटा था, ठीक है। और इन्होंने उत्तरार्ध भाग है वो लिखा था। तो आप लिख लें, पुस्तक जल्लन हथ दे, पुस्तक जल्लन हथ दे चली गज्जन नृप काज। चली गज्जन नृप काज। ये देखो, ये इसमें और द्वित्व का ज्यादा प्रयोग हुआ। ऐसे संयुक्ताक्षर और द्वित्व देख करके ही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको 12वीं सदी की रचना माना। ये मैं लिख देता हूं, कहीं कल समझ में आएगा। पुस्तक जल्लन हथ दे, देखो हथ दे, पुस्तक जल्लन हथ दे चली गज्जन नृप काज। चली गज्जन नृप काज। ये देखिए, ठीक है। तो ये पंक्ति है वो किसकी है? चंदवरदाई की, जल्लन की नहीं है, ये ध्यान रखना है। पृथ्वीराज की ये पंक्ति है। उत्तरार्ध भाग है वो जल्लन ने लिखा था। तो ये भी आपको पूरा बता दिया है इसमें। फिर अगला देखो, ये यहां आपको भाषा का भी ध्यान रखना। देखो ये देखो द्वित्व, इसको व्यंजन द्वित्व कहते हैं, द्वित्व वाली भाषा है। ऐसे देखो हथ, ये देखिए आप, ठीक है ना। तो ये संयुक्ताक्षर और इसको देख करके ही द्विवेदी ने इसको 12वीं सदी की रचना कहा है। तो देखते ही पता चल जाएगा। पिछली बार जो पंक्ति आई थी इसमें फर्स्ट ग्रेड में, तो उसमें कैमास शब्द आया था। तो कैमास शब्द है वो किसका सर्ग है या किसका सम्य है? वो पृथ्वीराज रासो का। ये तो इससे हम अनुमान भी लगा सकते हैं। एज इट इज प्रश्न है वो कई बार कम आते हैं, लेकिन अगर आपका पढ़ा हुआ है और थोड़ी बहुत जानकारी रखते हो तो आसानी से आप कर सकते हैं। जिन्होंने टेस्ट सीरीज वगैरह ली थी और है तो उनका शायद ही गलत हुआ ही, और इसमें से पंक्ति आई थी। तो ऐसे जो यानी ये इसका आपको जो है ना वो एक थोड़ी सी स्टाइल भी समझनी पड़ेगी। रटे रटाए प्रश्न है वो कई बार कम आते हैं। तो आप जो है ना वो इसमें देख लेंगे इसकी शैली कैसी सी लग रही है। मतलब कहने का मतलब जैसे अपनी भाषा में कहते हैं कि आप उनियारों मिला के भी प्रश्न कर सका। बहुत ज्यादा ज्ञान की और वो जरूरत में नहीं समझता, ठीक है। उनियारों मिला के भी आप अनुमान, क्योंकि 4 विकल्प है, उसका मतलब भी यही है। इसका मतलब है वो यही है कि आप उसको देख करके उसमें से पहचान ले। तो आगे और भी हमें चर्चा करेंगे स्टेटमेंट्स वगैरह में, रिवीजन में ज्यादा चर्चा करेंगे, रिवीजन वाले पेपर में। फिर अगला देखो, ये 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया ने, इसीलिए ये जो है ना वो इसमें शिव सिंह है वो बता देते हैं कि ये छंदों का अजायब घर है, ऐसा भी कुछ कहा जाता है। फिर देखो, चंदवरदाई के संबंध में असंगत है। 38 का प्रश्न, भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे कौन? चंदवरदाई। ये बिल्कुल सही है। चंदवरदाई व पृथ्वीराज का जन्म व मृत्यु एक दिन ही हुई थी, ये भी सही है। इनका जन्म लाहौर में हुआ था, ये सही है। बाद में नागौर आके बस गए, यानी इनके पिता सोमेश्वर ने इनको बसा दिया वहां। पृथ्वीराज रासो में कवि चंद के 8 पुत्रों के नाम दिए हुए हैं। ये थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न है, 10 पुत्रों के नाम दिए हुए, 8 नहीं बल्कि 10, ये उत्तर होगा। कुछ ऐसे प्रश्न भी होने चाहिए कि हमारा नॉलेज है वो जाने उनमें कि हमें कितने बातों को हमें जानते हैं। तो ये इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अब पृथ्वीराज रासो की बात के लिए रचना काल की बात तो नहीं की, तो इसमें आपको एक तो ये ध्यान में रखना है कि पृथ्वीराज रासो जो है उसकी रचना 1192 ईस्वी लगभग सभी मानते हैं। 1192 ईस्वी, 1192 ईस्वी मानते हैं। और चंदवरदाई और पृथ्वीराज है, इनका जीवन काल रामचंद्र शुक्ल ने बहुत कम माना है, जो कम जचने वाला है, लेकिन कम मत जचो चाहिए।
शुक्ल की बात है वो माननी पड़ेगी। तो 1225 से 1249 विक्रम संवत, ये विक्रम संवत है। इसका मतलब ये 25 इसमें से 57 घटाएंगे हम, 57 घटाएंगे तो ये 68 हो जाता है। 1168 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक ये थी, और ये यहां पूरा हुआ ही नहीं उससे पहले है, तो इसकी रचना यही मानी जाएगी 1192 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो 12वीं सदी मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी 12वीं सदी मानते हैं। एक ही दिन जन्मे, इसके बारे में कहा भी जाता है, कई बार ये प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि एक थाल जन्म एक थाल मरण, ये किन के बारे में कहा जाता है? तो ये चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा जाता है। कई बार बहुत सामान्य प्रश्न पूछ लेते हैं, उस पर चर्चा तक नहीं होती है कि पृथ्वीराज रासो है, उसके नायक और नायिका का नाम, तो नायक का नाम पृथ्वीराज चौहान है और नायिका का नाम संयोगिता है। नायिका है वो संयोगिता मानी जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक छोटा सा प्रश्न और भी इसमें, क्योंकि चंद्रवरदाई हमारे टारगेट में है, कोष्टक में देखना आप सिलेबस में लिखा हुआ है, तो इनका जन्म का जो नाम है वो बलिदेय था, ये याद रखना है। किसका? चंद्रवरदाई का, चंद्रवरदाई का बलिदेय। इनका दूसरा नाम है वो पृथ्वी भट्ट था, पृथ्वी भट्ट। ये दो नाम आपको और याद रखने, ज्यादातर इसके बारे में पूछ लेते हैं। मूल नाम या बचपन का नाम क्या था? बलिदेय था, तो बलिदेय आपको याद रखना है। और लाहौर में इनका जन्म हुआ, ये नागौर में बस गए थे, इनके वंशज है नागौर में आज भी रहते हैं, जिनमें नानूराम भाट है वो प्रमुख है, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। फिर ये देखो, इसमें 10 पुत्रों का वर्णन है वो मिलता है, तो ये प्रश्न भी पूरा हुआ। नेक्स्ट देखो, असत्य कथन है चंद्रवरदाई को जालंधरी देवी का इष्ट था। जालंधरी देवी का इष्ट, ये सही है, जिसके कारण वो अदृष्ट रचना भी कर लेते थे। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज के मंत्री, सखा व राजकवि थे, ये बिल्कुल सही है। सामंत भी थे, ये मान लो चाहे आप, सामंत युद्ध में स्वयं जाते थे, और योद्धा होने के कारण इन्होंने जो वर्णन किया है वो बिल्कुल जीवंत है, क्योंकि ये युद्ध में साथ में जाते थे। नानूराम भाट चंद्रवरदाई के वंशज है, ये आई गया, सही है। तुलसीदास भी चंद्रवरदाई के वंशज है, ये नहीं, बल्कि कौन है? सूरदास है। सूरदास ने अपनी रचना साहित्य लहरी में स्वयं को चंद्रवरदाई का वंशज बताया है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारा जो विवरण है वो हमें चंद्रवरदाई कोष्टक में देने के कारण इतने प्रश्न है वो इस पर ले रहे हैं, और इनको मैं समझता भी हूं कि इतनी जानकारी है वो इनके बारे में हमें होनी भी चाहिए। तो ये पृथ्वीराज रासो और चंद्रवरदाई के बारे में ये रचना है। अब मान लीजिए प्रश्न ये आ गया कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं, फिर आप कहोगे आपने तो लिखवाया ही नहीं, लेकिन मैंने कई बार ये बता दिया कि पृथ्वीराज रासो इनकी रचना है, चंद्रवरदाई इनके इसके रचयिता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो, बिसलदेव रासो की बात आ गई कि संबंध में कौन सा कथन असंगत है। बिसलदेव एक वीर गीत काव्य है, ये वीर गीत काव्य, यानी ये वीर, इसमें वीरस का वर्णन नहीं है। वीर गीत जरूर आगे देखो चर्चा करेंगे। बिसलदेव रासो एक घटनात्मक काव्य है, ये नहीं है। ये घटनात्मक काव्य है ना, वो तो पृथ्वीराज रासो है, जिसमें घटनाएं, इसमें 2-3 घटनाएं प्रमुख हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगा। इस ग्रंथ के 4 खंड हैं, ये सही है। इसकी भाषा राजस्थानी है, ये भी सही है। तो इसके जो 4 खंड हैं उसमें आप बस ये स्टोरी थोड़ी सी याद रख ले, ताकि प्रश्न बीच में से आए तो भी कोई दिक्कत नहीं हो। कि इसकी नायिका का नाम राजमती है, और पहला जो खंड है उसमें बिसलदेव यानी विग्रह राज चतुर्थ, जिनको बिसलदेव कहा जाता है, तो बिसलदेव और राजमती का विवाह है। दूसरा है उसमें बिसलदेव का रूठ कर उड़ीसा चले जाना, ये दूसरी घटना है। तीसरे में राजमती है, उसका वियोग है, 12 वर्ष तक वहां है वो रहे, और 12 मासा का वर्णन इसी में है। प्रथम 12 मासा वर्णन है वो भी किसमें मिलता है? बिसलदेव रासो में, हिंदी का। और उसके बाद में ये जो अगली जो तीसरी घटना है, अगली घटना मान लो आप, अगली घटना है वो
उसके बाद में उसका वापस लौट कर आना, यानी ये तीसरे में आ जाएगा। तीसरे में राजमती का वियोग भी है और उसका पुनः लौटना भी है, और चौथा जो है उसमें पुनर्मिलन, दोनों का पुनर्मिलन है। ये इस तरह की घटना है। देखने इसके बारे में कुछ और तथ्य हैं जिनकी हमें जरूरत है। तो एक तो देखो, ये जचने वाली बात नहीं है लेकिन लगता है ऐसा, तो एक तो आप ये नोट कर लो, शुक्ल का कथन वीर गीत के रूप में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वीर गीत के रूप में, वीर गीत के रूप में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वीर गीत के रूप में सबसे प्राचीन ग्रंथ है, यह शुक्ल ने कहा है। इसका मतलब शुक्ल ने इसको वीर गीत कहा है। बच्चन सिंह ने संदेश राशक की तरह गे काव्य कहा है। संदेश राशक की तरह ये गे काव्य है। संदेश राशक है वो भी क्या है, विरह का ही काव्य है। तो ये, और ये बच्चन सिंह ने कहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ऐसी दो रचनाएं हो रहे हैं, ढोला मारूरा दुआ, वो भी इसी तर्ज पर है, उसके अनुसार भी ये है। और एक है वो संस्कृत वाला मेघदूत, यानी इनकी तीनों की शैली है वो एक सी मिलती है। और एक चीज आपको इसमें याद रखना है कि इसमें जो नायिका है राजमती, वो बहुत ही स्वाभिमानिनी है। स्वाभिमानिनी है तो स्त्री रसायन भी कहा जाता है। इस ग्रंथ को स्त्री रसायन भी कहा जाता है, क्योंकि वो झूठी बड़ाई है वो बिसलदेव की नहीं सुनती है। बिसलदेव कहता है कि मेरे समान कोई भी जो है यशस्वी राजा नहीं हुआ, मेरे पास जितना धन है वो किसी के पास नहीं है। तो वो कह देती है कि उड़ीसा का राजा है, उसके पास बहुत हीरे जवाहर है, तब भी वो उड़ीसा चला जाता है। ये छोटी सी कहानी है इसमें, ठीक है। एक इसमें और भी है, वो ये है कि शुक्ल ने इसको वर्णनात्मक माना है। ये घटनात्मक नहीं माना, बल्कि क्या माना, वर्णनात्मक। ये वर्णनात्मक और वर्णनात्मक है वो शुक्ल ने माना है, क्योंकि पृथ्वीराज राजस्व है उसमें तो घटनाएं घटनाएं हैं, इसमें घटनाएं नहीं है, दो तीन घटनाएं हैं बस। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक माता प्रसाद गुप्त ने इसका संपादन किया है, उसमें 128 छंद उपलब्ध है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, इसमें 128 छंद ये उपलब्ध मिले, 128 छंद है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी भाषा के बारे में अगर बात करें तो अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप यानी डिंगल का प्रयोग हुआ है, यानी डिंगल पश्चिमी राजस्थानी का प्रयोग इस ग्रंथ में हुआ। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। श्रृंगार में दोनों है, संयोग और वियोग, लेकिन वियोग अधिक है। यह आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए तो ढोला मारू और संदेश राशक से इसकी तुलना, या मेघदूत से इसकी तुलना है वो की जाती है। फिर अगला प्रश्न देखो, बिसलदेव राजस्व की नायिका, ये पूछा हुआ है। प्रश्न ऐसे लगता है कि नायिका है तो राजमती, ये देखो ऐसे नाम देंगे वो राजवती, तो ये राजवती दिया था फर्स्ट ग्रेड में पहले वाले परीक्षा में, तो राजवती नहीं होगा बल्कि क्या होगा, राजमती होगा। सहयोगिता है वो भी नायिका है पृथ्वीराज राजस्व की। मारवणी है ये ढोला मारू की नायिका है। पद्मावती है वो पद्मावत की है। तो यहां उत्तर कौन सा हो जाएगा, राजमती। राजमती है वो एक स्वाभिमानिनी औरत है और मालवा के भोजराज की बेटी है। मालवा के भोजराज की बेटी, ये आपको इतना याद रखना है। और बिसलदेव कौन है, सांबर के चौहान राजा विग्रह राज चतुर्थ का ही दूसरा नाम बिसलदेव है। फिर अगला प्रश्न देखो, क्योंकि बीच में थोड़ा अवकाश भी होना चाहिए प्रश्नों में। किस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीरस किंचित आभास मात्र है। वीरस किंचित आभास मात्र है, ये कथन है पृथ्वीराज राजस्व में, परमाल राजस्व में, विजयपाल राजस्व में, बिसलदेव राजस्व में। तो ये बिसलदेव राजस्व के बारे में कहा गया है, कथन नहीं है, बल्कि किस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीरस किंचित आभास मात्र है, तो ये बिसलदेव राजस्व में है। और ऐसा कहा किसने है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा किसके बारे में, बिसलदेव राजस्व के बारे में। तो ये बिसलदेव के बारे में आपको ध्यान रखना है। और इसमें
दूसरा जो है ना वीरस किंचित आभास मात्र है, वीरस है तो सही लेकिन थोड़ा सा ये श्रृंगार की प्रधानता है, और पृथ्वीराज रासो उसमें वीर और श्रृंगार दोनों की प्रधानता है। दोनों आ जाए तो वीरस करना है, अगर दोनों आ ही जाए तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला प्रश्न देख लो। राठौड़ारी ख्यात में किन ग्रंथों का उल्लेख मिलता है? राठौड़ारी ख्यात, तो इसमें जयचंद प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका, ये वैसे ये अनुपलब्ध ग्रंथों में आते हैं। तो ये दो ग्रंथ हैं वो राठौड़ारी ख्यात में मिलते हैं। राठौड़ारी ख्यात है ये दयालदास द्वारा रचित रचना मानी जाती है और बीकानेर में सुरक्षित है। ठीक है, ऐसा प्रश्न है वो अभी पूछा भी गया था असिस्टेंट प्रोफेसर में शायद। इसमें आप जयचंद प्रकाश है, इसके रचयिता कौन है ये प्रश्न पूछा जाता है, तो भट्ट केदार। ये तो कौन है? भट्ट केदार। फिर है जयमेघ जस चंद्रिका, इसके कवि मधुकर कवि है। इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? मधुकर कवि। मधुकर कवि, ये देखो। तो यहां आप कर सकते हैं मयंक है, ये एक मधुकर भी है, तो मयंक है इसका पर्यायवाची, इसका रचयिता हुआ मधुकर कवि। ऐसे आप जो है वो याद रख सकते हैं। आगे ये रासों के जो है ना वो आगे बता रहा हूं मैं आपको, ये आगे इनके बारे में सब है वो आगे विश्लेषण आ जाएगा। और इन दोनों ही ग्रंथों में वीरस की प्रधानता है, वीरस की प्रधानता है दोनों में। क्योंकि कन्नौज के राजा जयचंद थे, उनकी वीरता का वर्णन इसमें किया गया है। फिर अगला देखो 44 देखिए आप, 44 परमालरासो के संदर्भ में गलत कथन है। परमालरासो भी इंपॉर्टेंट रचना है। तो परमालरासो है, इसके रचयिता है वो तो है जगनिक। जगनिक इसके रचयिता हैं कि जगन्य प्रायोमाल भाव है, जगन्य प्रायोमाल भाव है, तो परमालरासो जगनिक। इसे आला खंड भी कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। इसका प्रकाशन सर्वप्रथम चार्ल्स इलियट जो फर्रुखाबाद के कलेक्टर थे उन्होंने करवाया, ये भी सही है। यह रासो लोकगेय काव्य है, ये भी सही है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता, ये सही नहीं है क्योंकि इसमें वीर रस की प्रधानता है। वीर रस की प्रधानता है, श्रृंगार रस की प्रधानता नहीं है। इसके बारे में हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और वो देखिए आप कि बिसल देव रासो की रचयिता कौन है? नरपति नालय। नरपति नालय कैसे याद रखोगे आप कि बिसल देव है, वो देखो कहने पर भी, यानी उसकी पत्नी ने राजमती ने कह दिया कि वो उड़ीसा का राजा है, वो आपसे भी ज्यादा पावरफुल है। तो उन्होंने बात नहीं मानी। तो नरपति तो वही कहलावे जो औरतां कहने में नहीं चल रहे, तो इसलिए नर कहलाया वो। तो नरपति नालय वो किसका है? बिसल देव रासो के रचयिता है। और ये जगनी कहने वो दरबारी कवि थे जो चंदेलवंशी राजा थे महोबा के परमर्दी देव। परमर्दी देव को ही परमाल कहा गया है, उनके दरबारी कवि थे, इसलिए इसका नाम परमाल रासो है। लेकिन ये देखो आप कि आला खंड के रूप में सबसे पहले चार्ल्स इलियट ने ही इसका प्रकाशन करवाया था। चार्ल्स इलियट ने तो आला खंड के रूप में, क्योंकि वहां अल्हेत होते थे जो गाते फिरते थे, उनको यानी उनके गाने के आधार पर मौखिक रूप से ऐसी लिखित कोई प्रति नहीं थी। ये ऐसा ग्रंथ है जो लिखित प्रति जिसकी उपलब्ध नहीं थी, बल्कि चार्ल्स इलियट ने लिखवाया किसी से, वो गा रहे थे और उनको लिपिबद्ध करवाया। तो ऐसा चार्ल्स इलियट ने किया। उसके बाद में क्या है कि श्याम सुंदर दास है, उन्होंने नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा और 1976 विक्रम संवत में इसका प्रकाशन परमाल रासो के रूप में करवाया। तो परमाल रासो नाम से तो किसने किया है? श्याम सुंदर दास ने करवाया। और आला खंड है वो किसने? चार्ल्स इलियट ने। सामान्य प्रश्न ही पूछते रहते हैं कि परमाल रासो को कहा जाता है आला खंड, परमाल रासो को, क्योंकि इसमें दो वीर हैं, आल्हा और उद्दल, इन दोनों की वीरता का वर्णन है। वैसे कुछ ये बताते हैं कि 52 युद्धों का वर्णन है, इसमें वीरता का वर्णन है। श्रृंगार रस है वो इसमें किंचित मात्र भी नहीं है, केवल वीर रस है। वाटरफील्ड है वो इसको महोबा खंड ही मानते हैं, पृथ्वीराज रासो का महोबा खंड है वो ही मानते हैं, ये अलग से स्वतंत्र रचना इसकी नहीं मानते।
दूसरा है कि ये आल्हा होता क्या है, ये देखिए आप कि ये उत्तर प्रदेश में और बुंदेलखंड मान लो आप, उसमें लोकगीत के रूप में प्रचलित है। ये वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक गीत है जिसको और इन्होंने प्रकाशित करवाया था 1865 ईस्वी में। 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने सबसे पहले आल्हा खंड के रूप में इसको प्रकाशित करवाया, लेकिन इसकी प्रामाणिकता है वो भी जो है वो असंदिग्ध नहीं है, यानी संदिग्ध है। इसका कारण है कि इसमें पिस्तौल, बंदूक, फिरंगी ऐसे शब्द मिलते हैं। ये हमें बताते हैं कि ये प्रवृत्ति रचना है, प्रवृत्तिकालीन रचना है, ये आदिकाल की रचना है, उसमें संदेह हो गया। फिर दूसरी एक बार जो है वो प्रश्न ये भी पूछा है कि आल्हा और उद्दल जो है, उद्दल को उदय सिंह भी कहते हैं, इनकी वीरता का जिनकी वीरता का वर्णन है, तो ये किस शाखा के थे? तो ये बनाफर शाखा के थे। बनाफर शाखा, बनाफर एक क्षेत्र विशेष भी है और उसमें फिर इसकी शैली भी बनाते हैं कि बनाफर शैली में लिखा गया, ये भी पूछ लेते हैं। और युद्धों का सजीव वर्णन है वो इसमें मिलता है। तो श्रृंगार रस की प्रधानता है वो इसका यानी इसमें नहीं है, श्रृंगार रस की प्रधानता इसमें नहीं है। फिर अगला प्रश्न देखो, जो बच जाएगा वो बाद वाले पेपर में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1272 हाँ मंझारी माघ सुदी नवमी बुधवारी, यानी एक प्रश्न है वो इस प्रकार का भी आता है, ये किस ग्रंथ की रचना से संबंधित है? बिसलदेव रासो, परमाल रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो। तो ये प्रश्न इसमें देखिए बिसलदेव रासो है, बिसलदेव रासो है, वो छोटा सा ही ग्रंथ है, ये 100 पृष्ठ है, इसमें कोई 100 पृष्ठों की का जिक्र है वो रामचंद्र शुक्ल ने इसमें किया है। 100 पृष्ठ है इसमें, छोटा सा ग्रंथ है 100 पृष्ठों का। और शुक्ल ने ये 1200 देखो 72वां, तो पहले जो है ना वो 72वां है, वो 12 को ही कहते थे, तो ये विक्रम संवत 1212 की रचना मानी शुक्ल ने, 1212 विक्रम संवत ये माना, ठीक है। और इसके बाद में मिस्र बंधुओं ने 1220 माना। मिस्र बंधु हैं वो इस रचना को कब से मानते हैं? ये 1220 विक्रम संवत ये मानते हैं। इसके बाद में देखो एक और आपको ध्यान में रखना है कि जो लाला सीताराम है वो 1272 मानते हैं, उन्होंने 72 मान लिया है। लाला सीताराम 1272 विक्रम संवत, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें राजमती है वो नायिका है ही, और वो एक कुलीन गृहिणी यानी स्वाभिमानी थी। एक प्रश्न जो आए भी था वो यहां आप नोट कर लें, मोतीलाल मेनारिया ने 16वीं सदी की रचना मानी है इसको। मोतीलाल मेनारिया ने 16वीं सदी की रचना माना, 16वीं सदी की रचना। और माता प्रसाद गुप्त ने 14वीं सदी की रचना माना। माता प्रसाद गुप्त ये 14वीं सदी की रचना, माता प्रसाद गुप्त ने 14वीं सदी की रचना इसको माना है। तो ये हमने पूरा बिसलदेव रासो के बारे में लगभग है वो ये क्लियर हो गया है, लगभग हमने पढ़ लिया है। प्रश्न 44वां प्रश्न है वो देखिए, कैमाज वध समय किस ग्रंथ का अध्याय है? तो ये पृथ्वीराज रासो का है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है समय है, तो पृथ्वीराज रासो ये 57वां समय है, जो 69 है ना 69, उनमें से ये 57वां समय है। और आदि पर्व है वो प्रथम समय है, प्रथम समय का नाम क्या है? आदि पर्व है। और द्वितीय अध्याय है उसमें राम कथा मिलती है, हिंदी में सर्वप्रथम राम कथा पृथ्वीराज रासो में द्वितीय अध्याय में मिलती है। और जिसमें विष्णु के 10 अवतार हैं उनमें राम अवतार की कथा भी मिलती है। पद्मावती व्याय कथा इंपॉर्टेंट समय है, ये 20वां है। और 69 यानी 69वां समय है वो है महोबा युद्ध प्रस्ताव, महोबा युद्ध प्रस्ताव। ऐसे जैसे पृथ्वीराज विजय की बात हमने पहले की थी, जयानक का जो ग्रंथ है उसमें 12 सर्ग हैं
और जिसमें पृथ्वीराज को विष्णु का अवतार माना गया है। लेकिन पृथ्वीराज विजय है वो संस्कृत का ग्रंथ है, इसलिए यहां ज्यादा इसकी व्याख्या करना है वो समीचीन नहीं है। इनमें से हमीरासो है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हमीरासो के कुछ पद हैं वो प्राकृत पैंगलम में मिलते हैं, प्राकृत पैंगलम में कुछ पद मिलते हैं। फिर अगला देखो, हिंदी में प्रथम 12 मासा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये सामान्य प्रश्न है, पहले भी आपको मैंने बता दिया था, बीसल देव रासो में, और ये कार्तिक मास से प्रारंभ होता है, कार्तिक मास से, कार्तिक मास से। जैसे पद्मावत में 12 मासा वर्णन है वो आषाढ़ से होता है, अन्य में प्राय आषाढ़ से ही होते हैं, लेकिन इसमें कार्तिक से ये प्रारंभ किया गया, ये थोड़ा सा के अलग है। अगला प्रश्न देखो, रचना व रचनाकार सुमेलित नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, सामान्य है, लेकिन परीक्षा में आने की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। परमाल रासो जगन्य प्रायमाल भाव है, सही है। बिसल देव रासो नरपति नाल है, आपको बताया ही था कि औरत के कहने पर चला गया, पीछे मुड़कर नहीं देखा, बात तो वो नरपति कहलावा है। विजयपाल रासो नल सिंह है, ये देखो विजयपाल रासो, तो आपको बताया हुआ है कि हमारे गांव में एक व्यक्ति है, उसका नाम विजयपाल है, वो पी के नाली में पड़ गया, तो विजयपाल नल सिंह है। विजयपाल नाली में गिर गया तो विजयपाल का क्या होगा? नल सिंह होगा। और खम्मो है ने आबो दलदल में फंस गयो, तो खुमांडा सो है वो दलपत विजय, खुमांडा सो है वो दलपति विजय का है। तो हमीरा सो है वो दलपत विजय नहीं है, ये उत्तर हो जाएगा। हमीर अब रहा ही नहीं, ये देखो हमीर वाला है वो है, रहा नहीं का अनुपलब्ध ग्रंथ है, ये सारंगधर है। हमीरासो सारंगधर का है। तो ये रासो ग्रंथ हैं, इनके हमें रचयिता है वो जरूर ध्यान में रखने हैं। रचयिता पर प्रश्न है वो प्राय कर लेते हैं। विजयपाल रासो, इसके बारे में चर्चा कमी हुई है, तो इसमें आप थोड़ा सा लिख लें कि इसकी रचना काल, इसका रचना काल है वो 16वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, अब नया है ये 16वीं शताब्दी। मिस्र बंधुओं ने 1298 ईस्वी माना, मिस्र बंधुओं ने 1298 ईस्वी, ये मिस्र बंधुओं ने माना है, यानी 1355 विक्रम संवत। और 42 छंदों का एक अपूर्ण काव्य है, 42 छंदी हैं केवल। वीररस की इसमें प्रधानता है, वीररस की प्रधानता। फिर 51, पहले 49 देखिए, 51 नहीं। खुमान रासो के संदर्भ में गलत कथन है, खुमान रासो के संदर्भ में गलत कथन है। पहले इसमें देखो काल के बारे में बताया गया है, रामचंद्र शुक्ल ने इसे 9वीं शती की रचना माना है, ये सही है। ये 5000 छंदों का विशाल ग्रंथ है, ये भी सही है। इसमें प्रधान रस से श्रृंगार है, ये सही नहीं है। इसमें प्रधान रस है वो वीर ही है। और इसमें बप्पा रावल से राज सिंह तक का वर्णन किया है, जिसमें महाराणा प्रताप भी शामिल है। ये प्रश्न पूछा था, महाराणा प्रताप, तो हिस्ट्री जानते हैं, उनको पता ही है कि बीच में आ जाएंगे। ये खुमान रासो के बारे में है। खुमान रासो के रचयिता कौन है? दलपत विजय, ये खुमान रासो के रचयिता हैं। इसमें काल के बारे में थोड़ा लिख लो। मेनारिया ने 17वीं शती, मेनारिया ने 17वीं शती का ग्रंथ माना, मोतीलाल मेनारिया, मोतीलाल मेनारिया ने 17वीं शती का ग्रंथ माना। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में शायद ये पूछा था, कुछ में इसमें उत्तर में थोड़ा कंफ्यूजन भी रहा था। अगरचंद नाहटा ने भी 17वीं शती माना है, अगरचंद नाहटा। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उनमें देखो
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1730 विक्रम संवत से, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1730 विक्रम संवत से 1760 विक्रम संवत तक मानते। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते, मेनारिया नहीं, मेनारिया 17वीं शती का ही मानते। तो इसको वहां भी आपको कंफर्म करना है, करेक्ट करना है। फिर ये देखो 15 ये 5000 छंदों का विशाल ग्रंथ है ना, इसकी प्रति पूना संग्रहालय में सुरक्षित है, पूना संग्रहालय में सुरक्षित। और इसमें प्रधान रस है वो श्रृंगार नहीं है बल्कि वीर है, और श्रृंगार है वो सहायक रस है। इसमें एक चीज आप और भी लिख सकते हैं, पूछना तो शायद मुश्किल है लेकिन फिर भी, बगदाद के खलीफा अल मामू, बगदाद के खलीफा अल मामू, ये बगदाद के खलीफा थे। बगदाद के खलीफा अल मामू व चित्तौड़ के रावल, विशेष रूप से खुमान द्वितीय के मध्य युद्धों का वर्णन है। ये खुमान द्वितीय जो थे उनकी वीरता का वर्णन इसमें पाया जाता है। इसकी भाषा राजस्थानी डिंगल है, भाषा है वो राजस्थानी डिंगल। फिर 50वां प्रश्न देखो, पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कौन सा कथन डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है? पृथ्वीराज रासो इंपॉर्टेंट है, 2-3 प्रश्न आ जाते हैं। ये काव्य एक घटनाकोश है, इसे महाभारत की तरह एक महाकाव्य मान सकते हैं। पृथ्वीराज रासो में वस्तु वर्णन का भी आधिक्य है। इस काव्य में 2 रस प्रमुख हैं, श्रृंगार और हास्य। तो ये हो जाएगा, श्रृंगार तो है, श्रृंगार आपको लिखना मैंने बताया था, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन इसमें हास्य नहीं है बल्कि वीर है, श्रृंगार और वीर रस प्रधान है, ये हो जाएगा। बाकी ये कथन, तीनों कथन है वो डॉक्टर नगेंद्र के हैं, डॉक्टर नगेंद्र के तीनों कथन है। इसमें डॉक्टर नगेंद्र के और भी 2-3 बातें लिख लो। एक तो ये लिख लो, भाषा के संबंध में भी विवाद रहा है, भाषा के संबंध में विवाद रहा है इस ग्रंथ में। यह काव्य पिंगल शैली में लिखा गया है। वस्तुतः यह काव्य, पहले भी मैंने आपको बता दिया था, पिंगल शैली में, पिंगल डिंगल नहीं, एक से सुनते सुनने में, तो ये पिंगल, पिंगल शैली में लिखा गया है, जो ब्रज भाषा का वह रूप है जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण है। तो ये पिंगल। शब्द चयन रसानुकूल है, ये भी इनका अच्छा स्टेटमेंट है। शब्द चयन रसानुकूल है, शब्द चयन रसानुकूल है। कवि ने अभिधेय भाषा को भी पर्याप्त प्रभावशाली रूप दिया है। अभिधेय भाषा को कवि ने अभिधेय भाषा को भी प्रभावशाली रूप दिया है। और एक ये इंपॉर्टेंट है, लाक्षणिक तथा ध्वन्यात्मक शब्दावली का प्रयोग। लाक्षणिक तथा ध्वन्यात्मक, ध्वन्यात्मक हम लोग गज्जन ऐसे हमने आपको बताया था ना पहले, वही ध्वन्यात्मक शब्दावली का प्रयोग। लाक्षणिक तथा ध्वन्यात्मक शब्दावली का प्रयोग है इसमें। शायद ही कोई अलंकार ऐसा हो जिसे उन्होंने प्रयोग नहीं किया हो या छोड़ा हो। शायद ही कोई ऐसा अलंकार हो जिसे छोड़ा हो, इसका मतलब अलंकारों का खूब प्रयोग हुआ है। और 68 प्रकार के छंदों में यह महाकाव्य लिखा गया है। सभी दृष्टियों से आदिकाल की एक श्रेष्ठ कृति सिद्ध होती है, ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। इसके बाद में देखो 51, सुमेलित नहीं है, ढोला मारूरा दोहा, तो ये कल्लोल की रचना है। कल्लोल इसमें ऐसे लिखा हुआ है तो ये प्रिंटिंग में है, ये मान लो। वसंत विलास हरसाद राय ध्रुव, सही है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा, सही है। वर्ण रत्नाकर है वो रोडा का नहीं है, बल्कि ये ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है।
ज्योतिरीश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर। वर्ण का देखो, वर्ण का अर्थ होता है रंग, ठीक है, और ज्योति है उसका भी रंग होता है। ये देखो आप, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, यहां संधि भी ध्यान में रखनी है आपको, ज्योति ही जोड़ ईश्वर, ज्योतिरीश्वर। उक्ति व्यक्ति प्रकरण याद रख लोगे, मैं तो याद रख लेता हूं, ठीक है ना। हाँ, हमारे जानने वालों में एक दामोदर है, वो बहुत उक्ति व्यक्ति तर्क वितर्क करते हैं, तो दामोदर शर्मा। और ढोला मारू दो, आइए आपको याद रखना पड़ेगा, ढोला मारू, तो ये किलोल कने, किलोल कने ढोला मारू, ये कल्लोल। ढोला मारू में आपको ये ध्यान रखना है कि एक नाम आपको कुशल लाभ मिलता है, तो इन्होंने भी कुछ पद जोड़े थे। एक कुशल राय वाचक ने 17वीं सदी में कुछ चौपाई जोड़ करके इसका नाम ढोला मारूरा दूहा, यहां दूहा के स्थान पर चौपई कर दिया, ढोला मारूरी चौपई या दोहा चौपई, ये इन्होंने नाम कर दिया था, तो चौपाइयां जोड़ी। इसके अलावा भी जोधराज है, उन्होंने भी इसमें कुछ जोड़ा था, यानी इनका सबका संबंध है। लेकिन प्राय प्रश्न है वो कौन सा पूछते हैं, कल्लोल वाला ही या फिर कुशल लाभ, ये आपको याद रखना है। देखो ढोलुमार दुआ है वो 11वीं सदी में रचित ग्रंथ है, 11वीं सदी, क्योंकि इसकी प्राचीनता का सबूत है वो ये मिलता है, दुआ घना पुराना अच्छई, दुहा घना पुराना अच्छई, ये ढोला मारूरा दोहा के बारे में कहा गया है। तो ये इसमें मिलता है, इसमें मिलता है, कहा क्या गया इसके अंदर ही है, ठीक है। मेनारिया ने इसकी रचना 1473 ईस्वी माना है, मेनारिया 1473 ईस्वी, मेनारिया ने 1473 ईस्वी माना, मेनारिया ने 1473 ईस्वी इसकी रचना मानी है। और इनका बारे में, इनका जो एक दो है वो प्रसिद्ध है, सोरठियो दूह बोलो भली मरवन री बात, जोबन छाई धन बली तारा छाई रात, ये इसका प्रसिद्ध दोहा है, ढोला मारूरा दूहा। कुछ है ये बताते हैं कि ढोला मारूरा दूहा है, इसमें ये भाव प्रधान है, जबकि बिहारी के दोहे हैं वो कला प्रधान है, ये दोनों में अंतर भी है, इसमें भाव पक्ष की प्रधानता है। ढोला मारूरा दुआ है, उसमें ढोला और मारू, ढोला है वो नायक है और मारू है वो नायिका है, और ये एक विरह काव्य है, श्रृंगार प्रधान काव्य है, जिसमें वियोग और संयोग दोनों है, लेकिन वियोग की ही प्रधानता है। इसमें ढोला है ये कछुआ वंश के राजा नल के पुत्र हैं, और मरवण जिसे मारू कहते हैं ये पुगल प्रदेश के पिंगल राजा की पुत्री है, राजकुमारी है। विवाह के समय इनकी उम्र कितनी थी ये पूछते हैं, तो ढोला की उम्र है वो 3 वर्ष, ढोला 3 वर्ष का था, और मारू यानी मरवण है वो 1.5 वर्ष। ये प्रश्न भी फर्स्ट ग्रेड में ही पूछा हुआ है, तो 3 वर्ष और 1.5 वर्ष है, 3 वर्ष और 1.5 वर्ष। इसके बाद में वसंत विलास है, इसमें वसंत व स्त्रियों पर पड़ने वाले प्रभाव, स्त्रियों पर प्रभाव जो पड़ते हैं उनके 84 दोहे हैं, इसमें 84 दोहे हैं। फिर है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये 12वीं सदी की रचना है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, और इसमें जो प्रश्न पूछते हैं वो ये है कि प्रकरण है वो किस में होते हैं, व्याकरण में होते हैं, तो ये एक व्याकरण ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ, व्याकरण ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये व्याकरण ग्रंथ है। वर्ण रत्नाकर है, इसमें एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये शब्दकोश सा प्रतीत होता है, और इसको मैथिली का विश्वकोश कहा गया है। ये प्रश्न पूछते हैं, ये मैथिली भाषा में है, मैथिली का विश्वकोश कहा गया है, किसको,
वर्ण रत्नाकर को मैथिली विश्वकोश कहा गया है। किसको? वर्ण रत्नाकर को। और ये व्याकरणीय ग्रंथ है, व्याकरण का ग्रंथ, इसमें ध्यान रखना है। इसका प्रकाशन है सुनीति कुमार चटर्जी और बबुआ मिश्र, इनके संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से इसका प्रकाशन हो। ये ध्यान रखना है, ये कोई वैसे खास नहीं है। फिर अगला प्रश्न देखो, राउलवेल के संबंध में असंगत कथन है। यह एक शिलांकित कृति है, शिलांकित। इससे पहले जो भी रचना मिली है वो हस्तलिखित कृतियां थी, लेकिन ये शिल पर लिखी हुई शिलांकित कृति है। ये 10वीं शती में रचित है। इसका जो रचना काल है वो 10वीं शती है। इसके रचनाकार है वो अभी हमने देखा ही था, रोडा है, कवि रोडा, 10वीं शती में। और फिर देखो चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति है ये हिंदी में। चंपू काव्य का मतलब गद्य पद्य मिश्रित, तो इसकी प्राचीनतम कृति है। और ये मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय है, वहां से उपलब्ध करवाई गई है। एक इसमें खास प्रश्न आता है, वो ये आता है कि हिंदी में नक्शिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा राउलवेल से ही शुरू होती है। नक्शिक, इसमें राउल नायिका है, उसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है, पहले पद्य में और फिर गद्य में। तो राउल है वो नायिका का नाम है। और नक्शिक वर्णन है वो आप पक्का याद रखोगे, इसमें से एक प्रश्न आना लगभग तय है। नक्शिक वर्णन ये किसका है? राउल का। राउल है वो नायिका का नाम है। हिंदी में नक्शिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा प्रारंभ होती है, ये हो गया। फिर ये देखो, ये काव्य 7 खंडों में विभक्त है, ये उत्तर हो जाएगा। तो ये 7 खंडों में विभक्त नहीं है, बल्कि ये 6 खंडों में विभक्त है। 6 खंडों में विभक्त है। और ये इसमें 7 बोलियों का प्रयोग हुआ है। 7 बोलियों का प्रयोग हुआ है। इसमें 7 बोलियों का प्रयोग हुआ है, जिसमें राजस्थानी है वो प्रधान है। राजस्थानी बोली है वो प्रधान मानी गई है। फिर अगला प्रश्न देखो, 53, विद्यापति के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? कौन सा कथन असंगत है? इन्हें मैथिली कोकिल व भिनव जयदेव कहा जाता है, ये सही है। तिरहुत के राजा शिव सिंह के राजकवि थे, ये भी सही है। विद्यापति शैव थे, ये भी सही है, वैष्णव नहीं थे। विद्यापति ने खड़ी बोली हिंदी में रचना की, ये गलत है। खड़ी बोली हिंदी में रचना आदिकाल में अमीर खुसरो ने की है, बल्कि और है वो किसी ने भी नहीं की। तो ये है, इन्होंने अन्य 3 में ही वर्णन किया है। अन्य 3 भाषाओं में इन्होंने रचना की है। तो ये देखो, मैथिली कोकिल इनको विद्यापति पदावली के कारण कहते हैं। ये इनकी अक्षय कृति का स्तंभ है। मैथिली कोकिल, विद्यापति पदावली, ये इनकी रचना है। अन्य 2 रचनाएं हैं, वो एक है कीर्ति पताका और एक है कीर्ति लता। ये दोनों रचनाएं हैं वो अवहट भाषा में, अवहट, जिसको हम फिर अपभ्रंश का उत्तरवर्ती रूप भी मान सकते हैं, अवहट में। और विद्यापति पदावली है वो मैथिली में, ये मैथिली भाषा में, इसीलिए इसके कारण इनको मैथिली कोकिल कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इन्होंने कीर्तिलता में कहा है, देशील बयना सब जन मीठा, देशील बयना सब जन मीठा,
ये कीर्तिलता में किया है, कहा है इन्होंने। फिर देखो, हिंदी में सर्वप्रथम विशुद्ध गेय शैली का प्रयोग विद्यापति ने किया। हालांकि गेय शैली का प्रारंभ है वो सिद्धों ने कर दिया था, लेकिन विशुद्ध गेय शैली जो है वो विद्यापति ने शुरू की। उसके बाद में सूरदास, मीरा उसी पर आधारित है। सूरदास ने फिर इसका अनुकरण किया था और इनका जो काल है वो ये माना जाता है कि विक्रम संवत 1460 में ये मौजूद थी, ऐसा मानते हैं। क्योंकि ये कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विद्यापति पदावली इनकी रचना काल में थोड़ा इधर उधर है। ज्यादातर ये मानते हैं कि 1401 ईस्वी में इनकी रचना हो चुकी थी। ये भी थोड़ा ध्यान में आपको रखना है। 54 का प्रश्न देखो, 54। विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानने वाले विद्वान है। विद्यापति आदिकाल और भक्तिकाल की सीमा पर खड़े हुए कवि है। यानी कुछ है वो आदिकाल के अंत समय वाले कवि मानते हैं, कुछ है वो भक्तिकाल के भी मानते हैं। वैसे भक्तिकाल में ज्यादा मतलब काउंट होंगे, ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने भी कह दिया था कि भक्तिकाल के से ही लगते हैं, लेकिन ये भक्तिकाल के हैं नहीं, हम इनको आदिकाल में ही पढ़ते हैं अंत में। तो ये श्रृंगारी कवि और भक्त कवि, ये दोनों इसमें ध्यान में रखना है। श्रृंगारी कवि मानने वाले विद्वान और भक्त कवि मानने वाले विद्वान। तो इसमें देखो, विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानने वाले विद्वान है रामचंद्र शुक्ल। इसका मतलब ये तीनों हैं वो भक्त कवि मानते हैं। ये तीनों क्या मानेंगे? भक्त कवि। इसमें आप थोड़ा याद भी रख सकते हो कि श्याम सुंदर दास, तो श्याम सुंदर दास भक्त का ही नाम है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी रामचंद्र शुक्ल के अगेंस्ट रहेंगे तो वैसे भी हो गया। और हर प्रसाद शास्त्री, हरवंश शिव, तो ये भी नाम कौन सा है? ये भी भक्त का ऐसा ही नाम है। तो इसमें रामचंद्र शुक्ल। अन्य जो श्रृंगारी कवि मानने वाले हैं उनमें डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ये लगभग है वो रामचंद्र शुक्ल के साथ रहते हैं। बच्चन सिंह है और राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी, वृक्ष है ना वो धरती का श्रृंगार पेड़ है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी। बच्चन सिंह है, बच्चा है, उसको सौंदर्य प्रसिद्ध है ही, तो इसलिए ये श्रृंगारी कवि है। विद्यापति की रचनाओं में भक्ति और श्रृंगार का समन्वय है, ये विद्यापति पदावली में हम पाते हैं। क्योंकि इसके बारे में शुक्ल है ना, उन्होंने कह भी दिया कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ये जो कथन है वो शुक्ल का है, रामचंद्र शुक्ल का। फिर रचनाओं के बारे में अभी हो गया, लेकिन प्रश्न फिर भी दिया हुआ है तो हमें सोल्व करना है। विद्यापति की रचना नहीं है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विद्यापति पदावली, रणमल छंद नहीं है। ये देखिए, बाकी तीनों रचनाएं आपको बताई दी, तीनों रचनाओं के बारे में भी आपको बता दिया। तो ये देखिए, रणमल छंद है वो श्रीधर की रचना है। ये किसकी? श्रीधर की। कुछ है वो इस ये रचना है वो 1400 ईस्वी के आसपास थी, 1454 मानते हैं, लेकिन जो भी है श्रीधर है वो रणमल छंद के रचयिता हैं। फिर इसे देखो आप कीर्तिलता के बारे में देखो, अवहट में रचना है ही कीर्तिलता, क्योंकि कीर्ति पताका और कीर्तिलता दोनों ही क्या है? अवहट की रचनाएं हैं। ठीक है, तो कीर्तिलता है, इसमें एक प्रश्न तो यह आता है कि इसमें किसकी वीरता का वर्णन है? क्योंकि वीरस की है, दोनों में वीरस प्रधान है, तो इसमें ये कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन है। कीर्तिलता, तो कीर्तिलता में तो कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन है, और कीर्ति पताका है, इसमें शिव सिंह की वीरता का वर्णन है। कीर्ति पताका में किसका है? शिव सिंह की वीरता का वर्णन। एक कीर्तिलता के बारे में आपको और ध्यान में रखना है, ये भृंग भृंगी संवाद में लिखा गया है। भृंग भृंगी, भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखा गया है। भृंग भृंगी संवाद, तो ये भी आपको याद रखना है। और विद्यापति ने इसे कथानक कहकर कहानी शब्द प्रयुक्त किया है।
इसके लिए किसका प्रयोग किया, कौन से शब्द का प्रयोग किया है? कहानी शब्द का। कहानी शब्द का प्रयोग इन्होंने किया है। फिर इसके बाद में देखो कीर्तिलता है, इसमें शिव सिंह की वीरता का वर्णन है, लेकिन ये अप्राप्य है, अवट भाषा में अप्राप्य है। विद्यापति पदावली आपको बताया दिया मैथिली में है, और राधा कृष्ण से संबंधित पद हैं इसमें। लखीमा देवी के कहने पर इसकी रचना की, लखीमा देवी के कहने पर इसकी रचना की। विद्यापति पदावली है, इस पर एक बार प्रश्न पूछा हुआ है, और वो ये है कि ये चैतन्य संप्रदाय में पूज्य है। ये ग्रंथ चैतन्य संप्रदाय में पूज्य है। इसके पद सुनते सुनते चैतन्य बेहोश हो जाते थे। विद्यापति पदावली है, इसके पद सुनते सुनते वो बेहोश हो जाते थे। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। विद्यापति पदावली के बारे में इंपॉर्टेंट रचना है, प्रश्न आना लगभग तय होता है विद्यापति पदावली में से। फिलहाल तो अगला प्रश्न देखिए, अमीर खुसरो के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले वे पहले कवि हैं। बिल्कुल सही है, आदिकालीन यानी ये खड़ी बोली के प्रथम कवि भी माने जाते हैं। निजामुद्दीन औलिया इनके शिष्य थे, ये भी सही है। बचपन का नाम अबुल हसन या अब्दुल हसन था, तो उपयुक्त सभी सही है, यानी सारे के सारे इनके सही है अमीर खुसरो के बारे में। अब अमीर खुसरो के बारे में हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो जीवन काल 1255 ईस्वी से 1324 ईस्वी है। 1255 ईस्वी से 1324 ईस्वी, ये देखिए 7 बादशाहों का काल इन्होंने देखा। 3 वंश 7 बादशाह, ये जीके में भी कई बार है, वो प्रश्न कर लेते हैं। 100 रचनाओं से अधिक रचनाएं हैं, लेकिन 20-21 रचनाएं उपलब्ध हैं, ऐसा शुक्ल है वो इनके बारे में कहते हैं। फिर दूसरा देखिए आप, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि हैं ये, और इन्होंने खड़ी बोली और उर्दू है उसका समन्वय करने का प्रयास भी किया था। निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे, जिनके निधन पर इन्होंने कहा था, पिछली बार ये प्रश्न पूछा था, तो गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहूं देश। ये अमीर खुसरो ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के निधन पर ऐसा कहा था। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल घर खुसरो आपने रैन भई चहूं देश। और उसके कुछ दिन बाद इनका खुद का भी निधन हो गया था। जलालुद्दीन ने इनको अमीर की उपाधि दी। अमीर खुसरो नाम है ना, तो अमीर की उपाधि दी हुई है। ये अमीर की उपाधि है वो जलालुद्दीन ने दी। और अलाउद्दीन ने राजकवि की उपाधि दी। अलाउद्दीन खिलजी है, उन्होंने राजकवि की उपाधि इनको दी थी। इनकी जो खास बात है वो ये है कि ये जनजीवन के साथ घुल मिल करके इन्होंने रचना की, और इनका जो काव्य है वो मनोरंजनात्मक, उपदेशात्मक व व्यंग्यात्मक है, यानी एक साथ मनोरंजन और व्यंग्य देखने को भी इसमें मिलते हैं। फिर अगला कथन देखो, अमीर खुसरो का कथन है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूं। अगर हिंदुस्तान के बारे में जानना है तो मेरे से पूछो। तरवर से एक तिरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया, उसने बहुत रिझाया। ये निमोरी के बारे में कहा है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। तो ये पहेलियां और मुकरियां हैं, वो सारी की सारी हैं, वो किसकी हैं? अमीर खुसरो की है। वैसे स्टेटमेंट है उनके लिए, हम अलग से भी जो आगे रिवीजन पेपर है उसमें खूब आएंगे। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। ये भी किसका है? अमीर खुसरो का ही कथन है। तो अमीर खुसरो के बारे में, कथन के बारे में ध्यान रखना है। फिर अगला देखो, अमीर खुसरो की रचना, नुहसी पहर, ये इनकी रचना है। पहेलियां व मुकरियां भी इनकी रचना है। खालिक बारी भी रचना है। उपयुक्त सभी। इनके बारे में थोड़ी अगर थोड़ा पूछ ले तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है।
बहुत ज्यादा की जरूरत इसमें नहीं है। नूहसीपुर है, इसमें तो इन्होंने भारत की प्रशंसा की है, और ऐसा भी कहा जाता है कि नूहसीपुर में ही इन्होंने और हिंदी के लिए, खड़ी बोली हिंदी है उसके लिए हिंदुई, हिंदोई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया सबसे पहले। पहलियां व मुकरियां, तो पहलियों व मुकरियों के बारे में डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा वो इसमें आप लिख सकते हैं। भाव की दृष्टि से नहीं, भाषा की दृष्टि से महत्व है, यानी भाव की दृष्टि से महत्व नहीं है, लेकिन भाषा की दृष्टि से महत्व है पहेलियों और मुकरियों का। और हिंदी में, हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम मुकरियां और पहेलियां प्रचलित करने का श्रेय भी अमीर खुसरो को है। उसके बाद में हम भारतेंदु काल में भारतेंदु को देखते हैं। विशुद्ध मनोरंजनात्मक इनका काव्य है। खालिकबारी है, ये फारसी हिंदी का शब्दकोश है खालिकबारी। और इनके अलावा अन्य जो रचनाएं वो ढकोसला है, दो सुखने हैं, ढकोसला, ढकोसला, दो सुखने और गजल, ये भी इनकी रचना है। अमीर खुसरो की रचनाएं हैं ये भी अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। आदिकाल की सर्वप्रमुख विशेषता है वीरगाथात्मक रचनाओं की प्रचुरता, युद्धों का सजीव वर्णन, आश्रयदाताओं का यशोगान और प्रकृति चित्रण। तो आदिकाल की सर्वप्रमुख विशेषता है वो यही है, वीरगाथात्मक रचनाओं की प्रचुरता। वैसे वीरगाथात्मक रचनाओं की प्रचुरता वो युद्धों का सजीव वर्णन है, इसके कारण ही है। आश्रयदाताओं का यशोगान भी इन्होंने किया था, लेकिन सबसे प्रमुख विशेषता जाए तब आपको यही करना है, वीरगाथात्मक रचनाओं की प्रचुरता रही। चाहे वो पृथ्वीराज रासो है, चाहे वो परमाल रासो है, चाहे विजयपाल रासो है, सब में ऐसा ही हुआ। किसको छोड़ करके? बिसल देव रासो को छोड़ करके। बिसल देव रासो, उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसके बाद में देखो आप एक चीज आपको, क्योंकि रासो ग्रंथों की प्रचुरता है, ये भी हो सकता है वीरगाथात्मक है तो रासो ग्रंथ हैं उनमें वीरगाथाएं अधिक हैं। फिर देखो एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि हिंदी साहित्य है वो अपभ्रंश साहित्य के समानांतर विकसित हुआ। एक साइड में तो क्या चल रहा था? अपभ्रंश साहित्य, और एक साइड में हिंदी साहित्य या पुरानी हिंदी मान लो आप, ठीक है। इसमें दूसरा देखो डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है, आदिकाल को हिंदी साहित्य का एक समृद्ध युग माना जाता है। आदिकाल को हिंदी साहित्य का एक समृद्ध युग माना जा सकता है, यह डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। ऐसे ही द्विवेदी ने भी कह दिया है, ठीक है। उन्होंने व्याघातों का युग कहा है कि आदिकाल है वो विरोधों व व्याघातों का युग है। लेकिन स्टेटमेंट हम बाद में और भी ले रहे हैं, स्टेटमेंट है उन पर एक मेरी सलाह भी है आपको कि बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि स्टेटमेंट है वो जो कॉमन है वो तो हमें आने चाहिए, देखो, ठीक है। बाकी है ना वो आप पूरी किताब कोई भी याद नहीं रख सकते। जैसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, स्टेटमेंट एक आएगा पूरी किताब में से, तो पूरी किताब थोड़ी पढ़ेंगे उसके लिए। तो ऐसे प्रश्न है वो छोड़ने के होते हैं, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे। हो सकता है कि हमारे कुछ जो है वो टारगेट में आ जाएं, जो काफी प्रसिद्ध हैं वो आते भी हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा इसको वेटेज नहीं देना है। ये चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। और अब अंतिम प्रश्न देखिए, कुछ है वो एकदम से ऊब गए होंगे। तो देखो, आदिकालीन साहित्य की विशेषता नहीं है, ये विशेषता पर और प्रवृत्तियां हमारे सिलेबस में। जनजीवन से संपर्क का अभाव था, देखो रीतिकाल में भी था, इसमें हम मान सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि जनजीवन से संपर्क का अभाव था, जनजीवन का इन्होंने कमी हालांकि किया है लौकिक साहित्य में, और उसमें हम इसे मना नहीं कर सकते, लेकिन ये इसकी प्रवृत्ति और विशेषता मानी जा सकती है। क्योंकि दरबारी काव्य है उसका ही बोलबाला था, वीरस के साथ श्रृंगारस का संयोग है, ये सही है। राष्ट्रीय भावना का अभाव का मतलब संकीर्ण राष्ट्रीयता, यानी जिस राज्य में कवि रहता है उसको ही राष्ट्र मान लिया, संकीर्ण राष्ट्रीयता। किसी ने भी भारत राष्ट्र के बारे में कोई चर्चा नहीं की। असंदिग्ध प्रामाणिकता, ये उत्तर हो जाएगा। प्रामाणिकता है वैसे प्रामाणिकता, तो असंदिग्ध प्रामाणिकता का मतलब
ये संदिग्ध है, तो ये उल्टा है, असंदिग्ध नहीं है बल्कि संदिग्ध है, यानी इनकी जो प्रामाणिकता है वो संदिग्ध है। जैन काव्य संदिग्ध नहीं है, बाकी सभी संदिग्ध। इसका मतलब क्या है कि अनऐतिहासिकता, अनऐतिहासिकता, ये देखिए, यानी इनमें ऐतिहासिकता का अभाव, क्योंकि जहां प्रशस्ति होगी, प्रशंसा की जाएगी, वहां इतिहास है वो हाशिए पर चला जाता है। ये कॉमन सेंस की बात है। इसमें सामंती जीवन का वर्णन है, और एक आपको विशेषता ये याद रखनी है कि प्रबंधात्मक व मुक्तात्मक दोनों प्रकार के काव्यों की रचना हुई। प्रबंधात्मक काव्यों में जैसे पृथ्वीराज रासो है, खुमान रासो है, हमीर रासो है, ये प्रबंधात्मक थे। विसल देव रासो को पता नहीं क्यों मुक्त काव्य मानते हैं, और प्रमाद रासो को भी मुक्त काव्य माना जाता है। छंद प्रयोग में विविधता है ही, अनेक प्रकार के छंदों और अलंकारों का प्रयोग है वो इस काल में हुआ है। तो ये 60 प्रश्न आपने देखे। आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा या कोई सुझाव, वो आप कमेंट जरूर करें। कमेंट आप थोड़े कम करते हो, तो कमेंट है वो आप जरूर करें। और राधिका टेस्ट सीरीज है वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगी। अगर मान लीजिए आपने राधिका टेस्ट सीरीज नहीं भी ली है, तो भी आदिकाल है उसको पूरा समझाने का प्रयास मैंने 2 पार्ट है उनमें किया है, और ये एक टेस्ट पहला टेस्ट है। अब अगला टेस्ट है वो भक्ति काल का होगा, उसके लिए आप तैयारी करें, निश्चित समय पर टेस्ट दें, अलग से रजिस्टर बना लें और उसमें लिख लें। ये आपके सबसे अच्छे नोट्स हैं वो बन सकते हैं। कुछ आप अपनी ओर से भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कारस्तानी नहीं करनी है, क्योंकि मैं मेरी दृष्टि से ये बिल्कुल जो है वो कि संक्षिप्त और शॉर्ट, थोड़ा सा विस्तार भी इस बार ले रहा हूं, तो वो सारा काम मेरा है, मैं कर रहा हूं। ठीक है। अगर आपको कुछ और वीडियोज सामान्य हिंदी के या हिंदी साहित्य के इतिहास के देखने हो, तो आप जीएस हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें, और जीएस हिंदी क्लासेज ही टेलीग्राम का नाम है, उससे जरूर जुड़ जाएं, उसमें आपको सूचना मिल जाएगी। इस टेस्ट का शेड्यूल आपको टेलीग्राम पर पूरा मिल जाएगा कि कौन सी तारीख को कौन सा टेस्ट होगा और उसका पाठ्यक्रम क्या होगा। 60 प्रश्नों के प्रश्न पत्र भी हैं, तो 120 प्रश्नों के भी प्रश्न पत्र हैं। ये हाफ टेस्ट था। हाफ टेस्ट में जब इतनी बातें हैं, तो फुल टेस्ट है उसमें कितनी बातें होंगी ये आप सोच सकते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आपको इस पर विश्वास करना है, क्योंकि हमें कोई न कोई विश्वास है, किसी न किसी प्रकार का विश्वास है, वो तो करना ही पड़ेगा, किसी किताब पर, किसी टीचर पर, जो भी है। तो ये मैं प्रामाणिक जो पुस्तकें हैं उनमें से ही पेपर बना रहा हूं, खुद पेपर बना रहा हूं, और इसमें काफी समय है वो लग रहा है, इसलिए मैंने 10-10 दिन का गैप दिया है, क्योंकि एक दिन में पेपर नहीं बनता। तो ये पूरा प्रयास है वो किया जा रहा है, और राधिका नाम भी शुभ है, तो आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए, मेरा उद्देश्य ये है। और मेरा उद्देश्य ये है कि हिंदी में आप बेस्ट से बेस्ट कर सकें, यानी अच्छे से अच्छा प्रदर्शन है वो आपका रहे, और आप पेपर करें तो वाकई आपको ये लगे सिलेक्शन तो देखो ऊपर वाले के हाथ में है, या मैं ये कहूँ कि राधा रानी के हाथ में है, लेकिन फिर भी आप जो है वो इसमें प्रयास करेंगे तो आपको पेपर देने में आनंद आएगा। हमें ऐसा लगेगा कि हमें कोई प्रश्न है वही नहीं आ रहा है, बाकी प्रश्न आ रहे हैं, और अति उत्साहित है वो आपको होना नहीं है। अभी समय पड़ा है, आप ढंग से इसकी तैयारी करें। अब एक सुझाव और है, वो ये है कि जैसे भक्ति काल की तैयारी करोगे, लेकिन उसमें आपको आदिकाल को छोड़ना नहीं है। आदिकाल को जब तक है वो थोड़ा बहुत रोजाना आधा घंटा है वो इसको जरूर देना है। अगर आप भक्ति काल तक इसको आधा घंटा दे देंगे तो ये आपके बिल्कुल रटा जाएगा। इसमें रटना भी पड़ता है, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन रटने में थोड़ी सी कि आप उसको अपने दैनिक जीवन से जोड़ लें, किसी घटना से जोड़ लें, तो वो आपको हमेशा याद रह सकता है, और ऐसा आप कर सकते हैं। ऐसा देखो आगे भी बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं, और विशेष रूप से आधुनिक काल में हमें थोड़ी दिक्कत आती है, तो वहां भी हम प्रयास करेंगे कि हम उन रचनाओं को अच्छी तरह से याद रख सकें। आधुनिक काल के इसीलिए मैंने 2 टेस्ट रखे हैं, इनके अन्य जो काल हैं 3, उनके तो एक टेस्ट हैं, और ये 5 टेस्ट हो जाएंगे, तो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास परीक्षा देने लायक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और आप बार बार इनको पढ़ोगे तो ये याद भी हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन था,
और पहला सॉल्यूशन है वो हमने सबके लिए खुला रखा था। अगर आप राधिका टेस्ट सीरीज आपको अच्छी लगे, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब एक समस्या और है कि भाई हम इसके लिए तैयारी कहाँ करें, तो घनश्याम पारिक सर ऐप का नाम है, उस पर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड या अन्य जो सामान्य हिंदी है उसके लिए कोर्सेज उपलब्ध हैं। आप डेमो वीडियो में, फ्री डेमो वीडियोज हैं, उनमें उनको देख लें और सोच समझ करके है वो कोर्स ले सकते हैं। फिर जैसे आदिकाल के वीडियो देख लिए और उसके बाद में टेस्ट दिया, टेस्ट के बाद में सॉल्यूशन सुना, उसके बाद में आप फिर से भी टेस्ट दे सकते हैं। 2 टेस्ट हैं वो अपने आप स्पेयर में रखें। आप दूसरों की भलाई करने का कम ही सोचें, क्योंकि दूसरे से अलग दिला सकते हो, अपने भाई से, जैसे 2 भाई हैं, बहन है, वो मिलकर के ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप अकेले लोगे और उस पर, तो आपका फोकस अच्छा रहेगा, क्योंकि तीनों टेस्ट हैं वो आप खुद ही दें। फिर जैसे कुछ दिन हो जाए उसके बाद में फिर टेस्ट देने से इससे भी रिवीजन होता है, और एक वो परीक्षा से पहले भी आप टेस्ट हैं वो दे सकते हैं। तो 3 अटेम्प्ट आपको दिए गए हैं। सॉल्यूशन आप कितनी बार देख सकते हैं, सॉल्यूशन में बीच बीच में अवकाश रखें, जैसे खाली स्थान, खाली जगह रखें। जब भी कोई नई चीज आए आगे, जैसे रिवीजन टेस्ट आ रहा है तो रिवीजन टेस्ट में आपने अब यहां जो है ना वो आप 1 पन्ना छोड़ दें या 2 पन्ने छोड़ दें, तो फिर रिवीजन टेस्ट में कोई नई चीज आए आदिकाल से संबंधित, वो उसमें ऐड कर लें। वो आपके अपने नोट्स हो जाएंगे। खुद नोट्स बनाते हैं तो उससे सेटिस्फेक्शन होता है। वैसे तो कमेंट करते रहते हैं, पीडीएफ के भी कमेंट किए हैं, लेकिन पीडीएफ है वो जानबूझ करके मैं नहीं दे रहा हूं भाई। एक सुझाव ये भी है कि जैसे अगर प्रिंटिंग होगा तो हमें उस पर क्या है कि प्रिंटिंग पर ही लिख लेंगे, तो इतना है वो लिखा नहीं जाएगा। ये बहुत ज्यादा है तो प्रिंटिंग में आप इतना है वो नहीं लिख सकते। और फिर ये 60 प्रश्न है, प्रश्न तो कोई ज्यादा महत्वपूर्ण है ही नहीं, प्रश्नों का सॉल्यूशन ही महत्वपूर्ण है। तो सॉल्यूशन आप तन्मयता से देखें, विश्वास के साथ देखें और कमेंट जरूर करें। और आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। ये सॉल्यूशन था। अगला सॉल्यूशन है वो ऐप में ही होगा, और दूसरा टेस्ट है वो आगे की तारीख आपको दी हुई है। और ये आपने बहुत ही ईमानदारी से और मन लगा करके इस सॉल्यूशन को सुना होगा। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। सभी को राधे राधे। थैंक यू वेरी मच।